नाउ लुक एट द रेस्ट ऑफ द पोर्शन. अभी तक आपने सिंपलेस्ट वन पोर्शन पढ़ा विच इज विद द नेम डेटाबेस. इन डेटाबेस में कंट्रोल फाइल, डेटा फाइल्स, रीडू लॉग फाइल्स, पैरामीटर, पासवर्ड, ट्रेस एंड आपने आर्काइव लॉग फाइल्स पढ़ी. देन नेक्स्ट वन पोर्शन विच इज कॉल्ड Oracle इंस्टेंस. Instance is basically the combinations of two things. One thing is called SGA, Shared Global Area or System Global Area, जिसमें तमाम ऐसे memory structures होंगे that is 100% shareable to different processes using IPC, inter-process communication. Due to IPC, there is a quite low intervention of kernel, और जो different processes like server processes होते हैं या बैकग्राउंड प्रोसेसेस होती हैं बगैर डेटा कॉपी पेस्ट किए फ्रॉम अ मेमोरी वो उस डेटा पे ऑपरेशन कर लेते हैं. मींस कि उनको डेटा उठा के अपनी वर्क स्पेस में कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ता. ठीक है, डेट्स वाई कि जब कभी भी आप यूनिक्स एनवायरनमेंट के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एट दैट टाइम यू हैव टू गिव सम पैरामीटर लाइक SHEMMAX. शिममैक्स पैरामीटर होता है जो कर्नल में आप एडजस्ट भी करते हैं. वो इसीलिए होता है कि आपके इस तरह का एक ऐसा मेमोरी एरिया हो जिसमें तमाम मेमोरी स्ट्रक्चर्स IPC प्रोटोकॉल को यूज़ करके आपस में डेटा इंटरकम्युनिकेट करें. एंड दैट इज़ बेसिकली SGA. Inside SGA, we have a lot of memory structures in which some are in your syllabus. Like the topmost is database buffer cache. Then the next one mandatory is called redo log buffer. Then the next one mandatory portion is called shared pool. ये वो मेमोरी स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आप सप्रेस नहीं कर सकते. इफ यू सप्रेस देम डेफिनेटली योर Oracle गोइंग टू बी क्रैश्ड. देन वी हैव जावा पूल. देन ऑप्शनल लार्ज पूल, स्ट्रीम पूल and lock pool. Again inside your shared pool we have 16 memory structures in which 2 are in your syllabus. One is called library cache and one is called data dictionary cache. और इसमें 16 to 24 memory structures होते हैं. उनमें से सिर्फ 2 आप इस वक्त shared pool के different पढ़ें. So these are your shared memory structures which are present inside your SGA. Benefit, they are 100% operated on IPC protocol, inter-process communication. कोई भी सर्वर प्रोसेस या कोई बैकग्राउंड प्रोसेस इन एक्सेस करना चाहे तो कॉन्करेंटली इन एक्सेस कर सकता है. ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोटोकॉल है IPC. जी, TCP, IPC ये तमाम आपके OS पे डिपेंड करते हैं. एंड डेफिनेटली यूनिक्स अलाउज IPC. बल्कि जितने भी आजकल, क्योंकि एग्जैक्टली लाइक जैसे आजकल डेटाबेसेस के फोरम्स हैं, IEEE इसके स्टैंडर्ड्स मेंटेन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के भी स्टैंडर्ड्स हैं. जो कर्नल है इसके कर्नल में तो डिफरेंस होते हैं लेकिन उधर भी IPC चल रहा है, इधर भी IPC चल रहा है. लेकिन दोनों के स्काइलर डिफरेंट है. उसका प्रोसेस स्काइलर और तरह से काम करता है, इसका स्काइलर और तरह से करता है. उधर जैसे उधर कोई ISR नहीं होता, इंटीमेट शेयर्ड एरिया नहीं होता. इधर ISRs होते हैं. यहाँ पे इवन कि आप पेज फाइल यूज कर रहे हैं, वहाँ पे क्या है कि जितने प्रोसेस ने अगर कोई पेज में कोई चीज़ डेटा लोड किया हुआ है तो दूसरा उस मेमोरी को कोई यूज़ नहीं कर सकता, वेदर वो आइडल है. यहाँ पे हो जाएगा जी, बिकॉज हेयर वी हैव inode पॉइंटर्स. inode पॉइंटर सेज कि अगर आपके पास इस 2 लाख प्रोसेसेस लोडेड हैं और 2 लाख के 2 लाख ही हैंग हो जाएं, नए आने वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उसको टोटल मेमोरी अवेलेबल है, सब चीज़ अवेलेबल है. बट हेयर इन अ विंडोज स्टारवेशन, डेडलॉक, ये तमाम के तमाम इश्यूज अराइज होते हैं. यहाँ पे उसको हम पढ़ेंगे विद द नेम लैच या इंटर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन विद द नेम ऑल्सो कॉल्ड सेमाफोर. सेमाफोर के नाम से कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे. जी जी जी, yes, it's a perfect inter-thread synchronization. Okay, let's proceed. So ये तो हो गया आपके different memory structures. ये जो आप ये बारिश में SGA ऑटोमेटिकली ये कौन सा प्रोसेस है जो स्वैपिंग एंड पेजिंग करता है इसके अंदर, या जो ये देखता है कि किसको स्वैप या किसको पेज करना है,
एस मून इज रिस्पॉन्सिबल, सिस्टम मॉनिटर इज रिस्पॉन्सिबल, जिसको अपने बिहाफ पे डिसीजन लेना होता है कि भाई इफ मेमोरी इज लो, क्वाइट लो, एंड यू हैव टू लोड इनसाइड अ पेज, सो कितना पोर्शन इधर जाएगा, कितना पोर्शन आपका पेज मेमोरी में जाएगा। देन पी मून, एक्स मून प्रोसेसेस हैं, सो मैनी, एल मून, पी मून, एस मून, जी मून, ठीक है, एम मून, सो मैनी प्रोसेसेस हैं, जिसमें से 2 आप पढ़ेंगे। सिस्टम मॉनिटर कुछ आप रैक एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे, कुछ आप डेटा गार्ड एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे वैसे ही यूजुअली एक ट्रेंड होता है कि यू गाइस हैव जस्ट नोन 5 और 6 प्रोसेसेस जो आप पढ़ के आते हैं, बट यहाँ पे 8 के करीब मैंडेटरी प्रोसेस होते हैं, लाइक एस मून, पी मून, देन वी हैव डीबी राइटर, then we have log writer, we have checkpoint, ठीक है, CKPT, then we have here queue manager, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे queue manager, QMN सीरीज के जिसे कहते हैं प्रोसेसेस होते हैं, जिनका काम होता है जॉब क्यूज, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑरेकल में आपकी जो जॉब स्ट्रीम होती है इट कंटेन्स बाय डिफॉल्ट अ क्यू ऑफ 10 प्रोसेसेस। देन हेयर वी आल्सो हैव मैनेजेबिलिटी मॉनिटर, एम मून, ठीक है, सो मैनी अदर हैं, लेकिन अभी क्योंकि दिस वन इज आवर फर्स्ट चैप्टर, मैं उसके ऊपर अभी एम्फेसिस नहीं करूंगा। नो, प्रायोरिटी आपका जो भी करेगा डेट इज योर सेपरेट प्रोसेस स्केड्यूलर करेगा कि प्रायोरिटी किसको देनी है, वो ये नहीं करेगा। इट्स नॉट अ रिस्पॉन्सिबल, नो। अगर आप जॉब क्यू की बात कर रहे हैं, हाँ डेफिनेटली उसके अंदर तो QMN को डिसाइड करना है कि कौन सी जॉब पहले चलानी है, कौन सी जॉब को हॉल्ट करना है, कौन सी जॉब को सीज करना है, सो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट मैं समझ रहा था कि आप टोटल इंटर प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ओके, नाउ दीज आर सम मैंडेटरी बैकग्राउंड प्रोसेसेस। अगर आपके ये जो कह लें एस मून, पी मून, डीबी राइटर, लॉग राइटर और चेक पॉइंट, आर्काइवर इज ऑप्शनल। अगर आर्काइविंग एनेबल की है तो आर्काइवर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बट दीज आर 5 मैंडेटरी प्रोसेसेस। इनमें से कोई भी डैमेज हो गया या उनमें से भी, लाइक से इफ डीबी राइटर एंड वन इज ऑल्सो कॉल्ड आर्काइवर, ये ऐसे बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं विच कैन लोड मल्टीपल थ्रेड्स, लाइक आर्काइवर 0 से लेके आर्काइवर 9, मीन 10 प्रोसेसेस साइमल्टेनियस लोड हो सकते हैं। इसी तरह डीबी राइटर DBW 0 से लेके DBW 9 तक 10 प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली लोड हो सकते हैं। बेसिकली नाउअडेज वी डोंट हैव एनी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस। हम यहाँ पे बोलने के लिए टर्म प्रोसेस यूज करते हैं, बट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलवेज ट्रीट देम एज अ थ्रेड। वो इन्हें थ्रेड और माइक्रो थ्रेड ट्रीट करता है, ठीक है। ऑलवेज दे आर यूजिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेड। जी, एंड एग्जीक्यूशन पैटर्न का भी डिफरेंस है, क्योंकि इनमें से थ्रेड हो जाने की वजह से एनीवन कैन स्टार्ट प्रोसेसिंग फ्रॉम एनी पोर्शन। वो लाइक अ पेरेंट चाइल्ड प्रोसेस वाला चीज नहीं है कि पेरेंट से कंट्रोल आएगा, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होगा, सो देन वो आगे चलेगा। नो, इट्स जस्ट लाइक दैट वन के आप कोई वर्ड की फाइल ओपन करते हैं, यू हैव प्रेस सेव बटन, साथ ही आप स्पेल चेक का बटन दबा देते हैं, साथ ही आप फॉर्मेटिंग का बटन दबा देते हैं। सो दीज आर, देयर इज वन वर्ड डॉट एक्जी, और उसमें डिफरेंट थ्रेड्स हैं जिसने स्पेल चेक करना है, सेव करना है, वो कॉन्करेंटली तमाम के तमाम प्रोसेसेस आपके एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाते हैं। सो एग्जैक्टली लाइक दिस वन इज अ ब्यूटी कि एक तरफ तो आपके पास मेमोरी स्ट्रक्चर आईपीसी पे चल रहे हैं, कर्नल की कम से कम इंटरवेंशन है, दूसरी तरफ आप अपने बैकग्राउंड प्रोसेसेस को एज अ थ्रेड्स ले गए हैं, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस 90% इंक्रीज हो जाती है। सो दिस वन इज योर कॉल्ड इंस्टेंस, ऑरेकल इंस्टेंस। अब स्टिल इंस्टेंस में भी ये जो SGA है, SGA इज बेसिकली डायनामिक एरिया, इज फिजिकल इनसाइड अ मेमोरी, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस हियर इनसाइड अ इंस्टेंस, इनसाइड योर SGA इज डायनामिक। 2 डायनामिसिटी के कॉन्सेप्ट हैं। वन, वो कॉन्सेप्ट पुराना वाला कि हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं, वन इज SGA_max_size, कि आप एक बार SGA का मैक्स साइज डिफाइन कर दें, लाइक इट्स 10 GB। आप अपना इंस्टेंस मिनिमम मेमोरी से स्टार्टअप करें 512 मेगाबाइट से, लेकिन आपने डिफाइन किया हुआ है कि 10 GB तक ग्रो कर सकता है बगैर शटडाउन किए। यू कैन इंक्रीज मेमोरी एंड यू कैन श्रिंक मेमोरी। आप रन टाइम पे लाइक डेटाबेस बफर कैशे को इनिशियली 16 मेगाबाइट थी, आप इसको 1 GB दे सकते हैं, क्योंकि 10 GB इज द मैक्स लिमिट। लेकिन आप 10 GB से बियॉन्ड नहीं जा सकते। ये कॉन्सेप्ट 9i में भी था, बट व्हाट हैपेंस हियर इनसाइड 10G?
10G also come with a new one concept called SGA underscore target, another one parameter. SGA target is basically the automatic memory management of 5 pools: database buffer cache, then shared pool, then Java pool, large pool, and stream pool. Database buffer cache, shared pool, Java pool, large pool, and your stream pool. Stream is this Oracle stream? जी Oracle stream का जिसमें propagation area और reception area बनता है. So the primarily thing is that कि यहाँ पे अब क्या होगा, automatic, like आप अपने instance को 5 GB जगह दे देते हो. Remember, SGA consists of two types of components. One are called fixed size components and one are called variable size components. Fixed size जैसे कि redo log buffer है, it's a fixed size, you can't resize it. ठीक है. अब fixed size के लिए हमेशा एक और चीज भी याद रखें, fixed size के लिए एक पैटर्न है कि fixed size में तमाम fixed size components को मेमोरी इकट्ठी एलोकेट की जाती है. से मेरा 5 GB का टोटल इंस्टेंस है, उसमें से 1 GB फिक्स साइज के लिए, फिक्स साइज के जितने भी होंगे, चाहे वो रीडू लॉग बफर है जी, उसको आप चेक कर दें. यू कैन से द प्राइम डिफरेंस इज दैट कि फिक्स साइज जब तक आप इंस्टेंस रीस्टार्ट नहीं करेंगे मेमोरी इंक्रीज डिक्रीज नहीं करेगा, जबकि जो वेरिएबल साइज है वो अपनी मेमोरी इंक्रीज डिक्रीज रन टाइम पे कर सकता है. तो फिक्स साइज आपको सेपरेट डिफाइन करने पड़ते हैं, और जो जिसे कहते हैं वेरिएबल साइज यू हैव टू डिफाइन सेपरेट. बट एसजीए टारगेट, इफ आई हैव गिवन हियर 5 GB, व्हाट्स द प्राइम बेनिफिट? आपकी डेटाबेस चल रही है, इस वक्त हैवी रिपोर्टिंग हुई, माइट बी पॉसिबल कि पहले डेटाबेस बफर कैशे 1 GB का हो, अब वो एक्सटेंड करके 2 GB कर देगा और बाकी इन पांचों में से किसी एक को श्रिंक कर देगा जो यूज नहीं हुआ. लाइक शेयर्ड पूल यूज नहीं हुआ, शेयर्ड पूल को ऑटोमेटिक श्रिंक कर देगा. अब उसके बाद आपने कोई हैवीली PLSQL के पैकेजेस या प्रोसीजर्स लोड किए इनसाइड लाइब्रेरी कैशे और डेटा डिक्शनरी कैशे पे आपने कम से कम काम किया, लाइक आपने कोई फैच फेज वगैरह कोई DRL क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं की. सो डेफिनेटली क्या होगा कि लाइब्रेरी कैशे एक्सटेंड हो जाएगा, शेयर्ड पूल एक्सटेंड हो जाएगा, डेटाबेस बफर कैशे श्रिंक हो जाएगा. दिस वन इज कॉल्ड ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट. एंड mmoon एक बैकग्राउंड प्रोसेस होता है, यहाँ पे सेपरेट लोड होता है कॉल्ड mmoon. मैनेजेबिलिटी मॉनिटर, मैनेजेबिलिटी मॉनिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन 5 के 5 पूल्स को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर रहा होता है और डेटाबेस की डेटा फाइल में स्टैटिस्टिक्स डंप कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू द बर्डन, जितना जितना बर्डन है. अब जैसे ही बर्डन इंक्रीज होता है जिस मेमोरी स्ट्रक्चर पे, उसको मेमोरी अवेलेबल पूल में से इंक्रीज कर देता है, बाकियों की श्रिंक कर देता है. ये न्यू वन बेनिफिट है इनसाइड 10G इफ योर SGA टारगेट पैरामीटर इज कॉन्फिगर्ड विद अ नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यू, and that should be some realistic value. ये SGA max size 10G और SGA target 5G, हाँ yes, ये हमेशा should be less than max size, should be less than max size. ठीक है. रीजन ये कि max size ये ग्रो कर सकता है up to max size but not more than max size. मैंने आपको बताया कि SGA टारगेट सिर्फ 5 पूल्स को हैंडल करता है, अब बाकी फिक्स साइज के भी तो है ना, तो that should be always less than SGA max size. स्वैप का सिर्फ डबल साइज होता है आपके ओरिजिनल मेमोरी से. देखिए स्वैप तो पेज के लिए ना, वो तो यूजुअली रैम का डबल होगा. आम लिनक्स के ऊपर यही कॉन्सेप्ट होता है कि जी नो वी हैव टू क्रिएट 2 GB ईच, क्योंकि अगर आप 2 GB से ज्यादा का स्वैप बनाएंगे तो दैट वुड नॉट प्रोवाइड यू एनी बेनिफिट एज कम्पेयर टू दैट वन. इट्स हाईली रिकमेंडेड यू कैन क्रिएट multiple swaps of 2 GB each, not more than that. That is a inode pointer limitation on NTFS file system if you are using ext3 file system. So उसके ऊपर ये limitation है. लेकिन अगर आप कोई branded file system use कर रहे हैं so then swap वहाँ पे ये नहीं कहता कि हमें should be multiple of RAM. वहाँ पे उसकी HPUX के लिए और standard है, AIX के लिए और हैं, Solaris के लिए और हैं, but Linux के लिए यही चलेगा. Linux के लिए rule of thumb is that. Anyhow, so manageability monitor process is separate, जिसका एक responsibility है. Now a brief overview regarding each and every memory structure और वो processes किस तरह से काम करते हैं. अब देखिए आपकी तमाम database underlying storage devices पे है, but the thing is that जब तक कोई चीज़ इन memory structures में load नहीं होगी, it can't be read, it can't be writed or overwrited. So definitely ये जो background processes हैं, they act like as a intercommunication channel. ये आपके डिस्क स्ट्रक्चर और मेमोरी स्ट्रक्चर्स के दरमियान एक तरह का जिसे कहते हैं इंटर सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं.
ठीक है. नाउ वी हैव टू स्टडी व्हाट्स बेसिकली सर्वर, हाउ यू पीपल कैन अप्रोच टू द सर्वर. नाउ दिस वाज बेसिकली योर डेटाबेस सर्वर instance and your different files. Once you have installed your Oracle server, no mount open state पे चला जाएगा तो your server is up ready. Safe के 100% synchronous है और कोई instance recovery की जरूरत नहीं. Like here is your user, कोई भी फॉर्म या रिपोर्ट या SQL prompt या SQL plus कुछ भी इन्वोक करता है. At a user side, at a client side, a special process called user process is generated. User process के पास एक Oracle proprietary interface होता है जिससे उसके लिसनर का पता होता है कि किस मशीन तक अप्रोच करना है, लिसनर का एड्रेस क्या है, लिसनर का प्रोटोकॉल क्या है और लिसनर किस पोर्ट पे लिसन कर रहा है. According to that one, वो उस मशीन तक अप्रोच करता है on a remote side on a behalf of user process. A special process spawned which is called server process, and server process is always spawned on your server side. Okay, and each and every process must have a dedicated area in which that have to control some data and control information which is called PGA, Program Global Area. हर एक Oracle बैकग्राउंड प्रोसेस का भी अपना PGA होता है, हर एक सर्वर प्रोसेस का भी अपना PGA होता है, हर एक यूजर प्रोसेस का भी अपना PGA होता है. ईच एंड एवरी प्रोसेस हैव इट्स ओन PGA एंड PGA शुड ऑलवेज बी नॉन शेयरेबल. इट्स एक्सक्लूसिव मेमोरी एरिया एक्सेप्ट Oracle शेयर्ड सर्वर केस. Oracle शेयर्ड सर्वर में ये होता है कि सर्वर प्रोसेस का PGA कि तमाम मेमोरी स्ट्रक्चर नहीं, 80% मेमोरी स्ट्रक्चर रीजनेबल होते हैं बट नॉट ऑल. तो इसकी ये जो एलोकेशन है PGA की, ये रन टाइम पे होती है प्रोसेस के लिए? जी, हर एक प्रोसेस के लिए, और वो उस प्रोसेस का पोर्शन कंसीडर की जाती है. अगर एक प्रोसेस जैसे ज्यादा मेमोरी दे रहा तो ये भी उसके साथ बढ़ेगा? जी, डेफिनेटली ग्रो करेगा और इसकी मैक्स लिमिट भी होगी. दैट इज कॉल्ड PGA_aggregate_target, जो कि आपको मैक्स जिसे कहते हैं एरिया डिफाइन भी करना पड़ता है. अब नाउ व्हाट हैपेंस हियर, यूजर प्रोसेस कम्युनिकेट करता है सर्वर प्रोसेस अपने बिहाफ पे इस इंस्टेंस के तमाम मेमोरी स्ट्रक्चर जो कि आपके SGA में लोडेड हैं इनके साथ कम्युनिकेट कर सकता है. यही सर्वर प्रोसेस आपके डायरेक्ट डिस्क स्ट्रक्चर्स के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है. सो यूजर प्रोसेस डायरेक्ट एलोकेटेड नहीं है कि सर्वर प्रोसेस के साथ इंस्टेंस के साथ कम्युनिकेट करे. सो सर्वर प्रोसेस यहाँ पे बनेगा. अगर एक यूजर प्रोसेस के लिए डेडिकेटेड एक सर्वर प्रोसेस बने तो दिस वन इज कॉल्ड Oracle डेडिकेटेड सर्वर. अगर आपका एक और यूजर प्रोसेस बनेगा तो उसके लिए डेडिकेटेड सर्वर प्रोसेस बनेगा. एंड डेफिनेटली इफ यू हैव अनलिमिटेड नंबर ऑफ हिट्स लाइक WebDB है आपकी जिस पे 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन, तो ये सर्वर गोइंग टू बी क्रैश्ड इमीडिएटली. जी, तो फिर वहां पे Oracle डेडिकेटेड सर्वर कॉन्फ़िगरेशन नहीं चलेगी. वी हैव टू यूज अनदर वन कॉन्फ़िगरेशन कॉल्ड Oracle शेयर्ड सर्वर. ठीक है, और अभी रैक इस पे आते हैं बारी बारी. अभी फिलहाल ODS के ऊपर मूव किए हैं. ये जो कैशिंग मिस है वो आपके लिए मतलब बेनिफिशियल तो ना करें, शेयर्ड सर्वर के लिए ठीक है, मतलब उसमें अगर हो जाए तो बर्दाश्त किया जा सकता है, डेडिकेटेड लिए ठीक नहीं. जी, डेफिनेटली कुछ इसी तरह का है, लेकिन अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. लेट मी एक्सप्लेन डेटाबेस बफर कैशे. एट दैट टाइम मैं अगेन इस कॉन्सेप्ट को लेके आऊँगा तो फिर आपकी भी रिकमेंडेशन मैं कंसिडर करूँगा. एनीवे, यूजर प्रोसेस है ये कनेक्टिविटी के बाद जनरेट होता है? नो, कनेक्टिविटी से बिगिनिंग में. फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, सबसे पहले यूजर प्रोसेस बनेगा. क्लाइंट साइड पे? जी, क्लाइंट साइड पे. लेट्स से आपने एक SQL प्लस को इन्वोक किया, वो आपसे पासवर्ड पूछता है, आप लिखते हो स्कॉट एंड टाइगर. जैसे आपने स्कॉट टाइगर पास दिया, पहले यूजर प्रोसेस क्लाइंट साइड पे बना, इसकी बिहाफ पे सर्वर साइड पे सर्वर प्रोसेस बना, जो कि नाउ दिस वन कनेक्शन इज कन्वर्टेड इनटू सेशन. बट व्हेन, ये देखिए शेयर्ड पूल के अंदर अभी आपने पढ़ा कि एक मेमोरी एरिया होता है कॉल्ड डेटा डिक्शनरी कैशे. डेटा डिक्शनरी कैशे, जब आपने इसको पासवर्ड स्कॉट टाइगर दिया तो वो आपकी डेटा डिक्शनरी, डेटा फाइल में जो डेटा डिक्शनरी पड़ी हुई है सिस्टम टेबल स्पेस system01.dbf डेटा फाइल में जाएगा, चेक करेगा कि क्या इस यूजर के पास इतने राइट्स हैं कि सेशन क्रिएट कर सकता है. इफ इट्स कैन, तो एक यूनिक सेशन आईडी जनरेट किया जाएगा और वो ऑब्जेक्ट आपकी डेटा डिक्शनरी में इधर प्लेस कर दिया जाएगा. हर एक सेशन को एक यूनिक सेशन आईडी एलोकेट होता है. उसको CPU टाइम, उसको IO टाइम, उसको रिसोर्स टाइम, उसका प्रोफाइल, उसका कंज्यूमर ग्रुप, ये तमाम मेंटेन किए जाने इनसाइड डेटाबेस. दैट्स व्हाई कि ये कनेक्शन कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू अ थिंग कॉल्ड सेशन. अब सेशन में वो आपसे दोबारा पास नहीं पूछता,
सेशन और कनेक्शन में फर्क है. यस, द प्रिविलेज कनेक्शन और यू कैन से प्रिविलेज्ड एंड ऑथेंटिकेटेड एंड ऑथराइज्ड कनेक्शन इज कॉल्ड सेशन. जी, एक कनेक्शन में मैनी सेशंस क्रिएट हो yes, it's possible. If you are doing connection multiplexing, then it's possible. अब लेकिन वो Oracle shared server का केस होगा, not in a case of ODS. ODS में तो एक connection, you can say one connection per session या per connection there is only one session. पर सेशन, ठीक है. If you are not using AS, I'm not talking about AS, but if I'm talking about 3-tier architecture using AS, definitely there should be connection multiplexing. But ये मैं बात कर रहा हूँ, इसमें AS नहीं है, ये डायरेक्ट अब बैक एंड टीयर उसके थ्रू साइन अप हुए हैं. Now this one is whole called connectivity. इस तरह से आपकी कनेक्टिविटी होती है आम यूजली सेंस के अंदर. Now look at another one configuration is called Oracle shared server. What happens inside a shared server? क्योंकि डेडिकेटेड सर्वर में अभी आपने ये देखा कि अगर रिसोर्सेज स्केर्स हैं, से कि यू हैव 1 मिलियंस ऑफ यूजर्स जिन्होंने आपके सर्वर को हिट करना है, सो डेफिनेटली यू हैव टू चेंज योर मेमोरी स्ट्रक्चर्स. वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ स्पेशल बैकग्राउंड प्रोसेसेस कॉल्ड डिस्पैचर्स. डिस्पैचर्स का पूल बनेगा और शेयर्ड सर्वर प्रोसेस का भी पूल बनेगा. अब यूजर प्रोसेस है या नहीं है, बट देर इज अ रेडीमेड सर्वर प्रोसेस पूल. इस पूल में पहले से सर्वर प्रोसेस बना के आपने रख दी है. इट माइट बी पॉसिबल देयर 5 to 10 सर्वर प्रोसेसेस जो कि रन कर रहे हैं. इवन जैसे ही आपका इंस्टेंस अप होगा, दे आर ऑल अप रेडी अवेलेबल. कहाँ पे चल रहा है? शेयर पूल में चल रहा है? नो, ये सर्वर प्रोसेसेस हैं. जैसे पहले था ना कि एक यूजर प्रोसेस के अगेंस्ट एक सर्वर प्रोसेस बना था. अब ऐसा नहीं है. लेकिन रिकमेंडेड तो डेडिकेटेड होता है ना. देखिए, इट्स अप टू रिक्वायरमेंट. से कि इफ यू आर यूजिंग सम वेब डीबी या आपके पास स्केर्स रिसोर्सेज हैं, तो यू हैव टू मूव टुवर्ड Oracle शेयर्ड सर्वर. आपको जाना ही पड़ेगा शेयर्ड सर्वर की तरफ. नंबर ऑफ यूजर्स पे कोई रिकमेंडेशंस हैं, लाइक अप टू 200 यूजर्स डेडिकेटेड है? जी, आप कह लें अप टू मैक्स 200 या 300 इज अ मैक्सिमम लिमिट. 64 GB रैम भी होगी ना, तो नॉट मोर देन 200. वो बैठा देगा, सबकी परफॉर्मेंस को डिक्रीज कर देगा. यू हैव टू मूव टुवर्ड Oracle शेयर्ड सर्वर और कॉल्ड मल्टी थ्रेडेड सर्वर, MTS या Oracle शेयर्ड सर्वर इसे कहते हैं. अब यहाँ पे क्या होता है, लॉट ऑफ यूजर प्रोसेस जनरेट किया जाता है. यूजर प्रोसेस हमेशा किसी डिस्पैचर तक अप्रोच करता है. डिस्पैचर इससे रिक्वेस्ट लेता है, एंड वी हैव सम कॉमन मेमोरी स्ट्रक्चर्स लाइक कॉल्ड रिक्वेस्ट क्यू एंड रिस्पॉन्स क्यू. आपके SGA में अदर मेमोरी स्ट्रक्चर्स भी लोड किए जाते हैं, which is called request queue and response queue. जी, हमने पहचानी तो मेमोरी है ना. फॉर एग्जांपल मेमोरी को सामने रख के ये सर्वर पर ये प्रोसेस जनरेट करते हैं. We have to create some life cycle for reusable ये components. जो हम शेयर्ड सर्वर बना रहे हैं, इसमें भी तो मैसिव क्यूज बन जाएंगे. फिर इसके देखिए, benefit क्या मिलेगा? थ्रेडेड. Just give me one moment. What's the prime benefit? आपकी चीज रिक्वेस्ट क्यू में प्लेस कर दी गई. अब रिक्वेस्ट क्यू से सर्वर प्रोसेस चीज उठाएगा. सर्वर प्रोसेस बाउंड नहीं है कि वो यूजर प्रोसेस के साथ 2-वे कम्युनिकेशन फॉर एवर रखे, क्योंकि आपकी सर्वर पहले क्या होता था, डेडिकेटेड. यूजर प्रोसेस किल हो गया तो सर्वर प्रोसेस भी किल हो गया. अब नहीं है ऐसा. अब ये कि सर्वर प्रोसेस पहले का प्री इंस्टांशिएटेड है, उसने रिक्वेस्ट क्यू से चीज को उठाना है, प्रोसेस करना है, रिस्पॉन्स क्यू में आंसर रख देना है. रिस्पॉन्स क्यू से ऑटोमेटिकली डिस्पैचर ने चीज उठानी है, यूजर प्रोसेस को दे देनी है. एंड वन डिस्पैचर कैन हैंडल 1024 simultaneous connections on a TCP/IP protocol on Windows, on Solaris, on most Unix platforms, okay, which are using basically WinSock 32 API implementation for networking. उनके ऊपर यही रूल implemented है at a moment. But remember, इस configuration में we can again increase decrease number of सर्वर प्रोसेसेस. हम सर्वर प्रोसेसेस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, डिस्पैचर पूल को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं. एंड ऑलवेज रिमेंबर, OSS इज ऑल्सो एक्ट लाइक एज अ ODS. OSS हमेशा हाइब्रिड सर्वर होता है. OSS नेवर सेज के यूजर प्रोसेस हमेशा डिस्पैचर के जरिए आएगा. नो, क्योंकि जब आपने डेटाबेस को स्टार्टअप करना है, शट डाउन करना है, रिकवरी करनी है, उस वक्त आप वर्चुअल सर्किट के थ्रू कम्युनिकेशन नहीं कर सकते. ये जो कम्युनिकेशन पाथवे बना है ना, यूजर प्रोसेस से डिस्पैचर, डिस्पैचर से रिक्वेस्ट क्यू, सर्वर प्रोसेस, रिस्पॉन्स क्यू, इसे बोलते हैं VC, वर्चुअल सर्किट.
virtual circuit is not capable to do administrative task. So अगर आप ऐसा करते हैं कि मैं एक और यूजर प्रोसेस इन्वोक करता हूं, वो एक सर्वर प्रोसेस डेडिकेटेड टेकअप कर लेता है अपने लिए ताकि डेटाबेस को स्टार्टअप शट डाउन कर सके, और बाकी जो सर्वर प्रोसेसेस हैं उनका पूल है वो रीजनेबिलिटी के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं. सो आई हैव क्रिएटेड ओनली वन सर्वर OSS, वो मेरे एक यूजर के लिए एज अ ODS एक्टिविटी कर रहा है, बाकी यूजर्स के लिए एज अ OSS कर रहा है. और अब जो हम बाय डिफॉल्ट प्री कॉन्फ़िगर्ड Oracle सर्वर इंस्टॉल भी करते हैं, दैट इज नॉट ODS. 10G में वो OSS होता है क्योंकि उसमें बाय डिफॉल्ट 2 डिस्पैचर्स लोडेड होते हैं, उसमें बाय डिफॉल्ट 2 सर्वर प्रोसेसेस भी लोड होते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी आज तक उसे OSS के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वोक ही नहीं किया होता क्योंकि हमने उसकी कोई इस तरह की सर्विस बनाई ही नहीं होती. सो वो हमें Oracle शेयर्ड सर्वर टाइप बिहेवियर नहीं देता. इसके लिए हमें Oracle नेटवर्क सर्विसेज पढ़नी पड़ेंगी. एंड इन वर्कशॉप 2 वी आर कैपेबल कि हम इस तरह की अपनी tnsnames.aura कॉन्फ़िगर करें कि वो एक ही यूजर के लिए OSS की तरह एक्ट करे और दूसरे यूजर के लिए वो एज अ ODS एक्ट करे. सर आईपीसी चल रहा है जी जी, इसमें IPC एंड RPC. और ये वर्चुअल सर्किट जी. Now let me talk about each and every memory process and background process in some detail, and we have to finish this one chapter. हर एक मॉड्यूल के साथ मिलेगी. जी हाँ सर, मैं उसमें डाल के पीऊंगा तो Oracle ज़्यादा समझ आएगा. पीते हैं यार, अभी टी ब्रेक जिसे कहते हैं इसी कप में पीते हैं ताकि कम से कम ये उतरे हजम हो. हाँ जी, इसे कहते हैं पंजाबी में कोट के पिलाना. ठीक है, गोल के पिला दें जी. एनी व्हाट अबाउट Oracle instance management? Now look at this one diagram. I have to discuss something regarding these pools and what's basically their functionality. So first of all, let me talk about first the background processes. SMoon is a quite mandatory process. Have some special functionalities like to do what? Number one, SMoon की पहली responsibility instance recovery होती है. If your database gone to be swept from memory, luckily or unluckily, ठीक है, due to some reason, so what you have to do at next startup, आपकी data files, read log file and control file के header आपस में अगर synchronize नहीं है, there should be some process जो कि इनको आपस में synchronize करेगा, that is SMoon. इसी तरह से if your some table space have some slag spaces and it's a candidate for coalescing, अगर आप उसकी coalescing करना चाहते हैं, उसकी defragmentation करना चाहते हैं, SMoon is again responsible. Instance recovery number 1, table space coalescing number 2, then अगर आपकी temporary table space जिसे कहते हैं ओवर पॉपुलेट हो गई और उसके कुछ सेगमेंट्स वगैरह जो हैं दे गॉन टू बी फ्री, लेकिन स्टिल अभी तक उनके लिए डिस्क जगह एलोकेटेड है, एंड टेम्परेरी टेबल स्पेस के जिसे कहते हैं आप उसको श्रिंक करना चाहते हो, तो टेम्परेरी टेबल स्पेस में जो फ्रेगमेंटेशन हुई है या जो चीज़ सॉर्टिंग वगैरह में यूज हो गई बट नाउ इट्स वेग फ्री अवेलेबल है, उसको अगर फ्री करवाना है तो अगेन SMoon इज रिस्पॉन्सिबल. नो, अगर प्री मैच्योर अबॉर्ट होती है तो pmoon करेगा, प्री मैच्योर ट्रांजैक्शन अबॉर्ट होती है तो pmoon करेगा, बट अगर थ्रेशोल्ड लिमिट तक पहुंच गई एंड थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद वार्निंग आ गई, वार्निंग जनरेट हो गई तो SMoon करेगा. यस डेफिनेटली. इसी तरह से अगर आपकी अनडू टेबल स्पेस ओवर पॉपुलेट हो गई एंड अनडू टेबल स्पेस जिसे कहते हैं देयर इज अ थिंग, अगर आपने अनडू रिटेंशन गारंटी नहीं की हुई एंड यू नीड स्पेस, और अभी आपकी स्पेस जिसे कहते हैं, शायद ये मैं एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, से आपकी अनडू मैनेजमेंट है, आपकी DML खासी होती रही, आपने गारंटी नहीं ली अनडू रिटेंशन की, बट यू हैव कॉन्फ़िगर्ड अनडू रिटेंशन. अब जब स्पेस रिकवर करवानी है अनडू टेबल स्पेस से तो SMoon इज अगेन एक्टिवेटेड. SMoon दोबारा ये काम करेगा. ये फॉर एग्जांपल आपके जितनी टाइप्स अलर्ट्स आती हैं, तो ये प्रोसेस है जी SMoon, सॉरी
जी अस्सलाम वालेकुम। जी इस वक्त मैं क्लास में हूँ, मैं फिर ज़रा बाद में आप बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। Okay, the next one is called P-Moon Process Monitor. Process Monitor is really responsible for resource confiscation, releasing, like कि आपके किसी भी shared memory structure ने कोई resources लिए वापस नहीं किए, P-Moon is responsible। आपकी transaction premature abort हो जाती है और transaction ने जितने भी resources capture किए हैं उसको free करवाना है, P-Moon is responsible। Here in 10G dynamic listener management, अगर आपका लिसनर प्रोसेस जिसे कहते हैं डेटाबेस के साथ आपने रजिस्टर या डी रजिस्टर करवाना है तो पी मून इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, सो ट्रांजैक्शन रिकवरी नंबर 1, रिसोर्स कॉन्फिस्केशन इन अ सेंस कि अगर कोई भी प्री मैच्योर अबोर्ट बिहेवियर होता है, लिसनर डिस्कवरी या कोई भी इस तरह की चीज करवानी है, पी मून इज रिस्पॉन्सिबल। प्रोसेस मॉनिटर, और फिर जब कनेक्टिविटी करेंगे डेटाबेस के साथ प्रोसेस में चलेगा। देखिए अभी हमने ये पढ़ा था कि यूजर प्रोसेस लिसनर तक पहुंचता है, लिसनर के बिहाफ पे सर्वर प्रोसेस जनरेट करता है। दैट वाज बेसिकली अप टू 8i, बट फ्रॉम 9i एंड 10g इट माइट बी पॉसिबल कि यू डोंट हैव एनी listener.aura फाइल। योर यूजर प्रोसेस कैन क्रिएट अ सर्वर प्रोसेस ऑन अ बिहाफ ऑफ pmoon because it's the responsibility of pmoon to diagnose listener. Then DB राइटर, डेटाबेस बफर कैशे राइटर, साइमल्टेनियसली आप इसके मल्टीपल इंस्टेंसेस लोड कर सकते हैं। रिमेंबर DB राइटर डर्टी बफर्स डेटाबेस बफर कैशे से राइट डाउन करता है इनटू योर डेटा फाइल, एंड डर्टी बफर्स आर दोज बफर्स जिनके अगेंस्ट बेसिकली DML ट्रांजैक्शन कमिट हो चुकी होती है। आपने कोई भी चीज इंसर्ट अपडेट डिलीट की एंड यू हैव कमिटेड इट, तो डेफिनेटली जो मेमोरी में ऑरेकल ब्लॉक्स होते हैं उनका इमेज नया होता है, उन्हें हम बोलते हैं रीडू डेटा, और जो डिस्क के अंदर उनका इमेज पड़ा होता है वो पुराना होता है। सो डर्टी बफर शुड बी रिटर्न ऑन अप्रोप्रिएट एड्रेसेस ऑन योर ऑरेकल ब्लॉक इन योर डेटा फाइल्स। ओके, द नेक्स्ट वन इज रीडू लॉग बफर। रीडू लॉग बफर सर्कुलर क्यू है जिसमें बड़ी स्पीड के साथ ट्रांजैक्शंस का डेटा लिखा जा रहा है। लॉग राइटर इज रिस्पॉन्सिबल कि जो कुछ भी रीडू लॉग बफर में लिखा हुआ है इसको वन टर्न पे राइट डाउन कर दे इन अ रीडू लॉग फाइल। अब रीडू लॉग फाइल मिनिमम 2 होती हैं। एटलीस्ट ऑपरेशन रेगुलर ऑपरेशन करने के लिए ऑरेकल रिकमेंड्स यू टू कीप 2 रीडू लॉग फाइल्स। जब एक रीडू लॉग फाइल ग्रुप भर जाता है तो कंट्रोल दूसरे पे स्विच अप हो जाता है, जब दूसरे पे भर जाएगा तो तीसरे पे स्विच अप हो जाएगा, फिर तीसरे से पहले पे जाएगा और पहले को ओवरराइट करेगा। अगर आप चाहते हैं कि पहले की ओवरराइटिंग होने से पहले अगर आपने कभी आर्काइवर प्रोसेस एक्टिवेट किया हुआ है तो आर्काइवर उसकी एक बैकग्राउंड इमेज कॉपी जनरेट कर देगा कॉल्ड आर्काइव लॉग फाइल। बेसिकली रीडू लॉग बफर इज अ ट्रांजैक्शन रिकवरी डेटा, सॉरी इसमें ट्रांजैक्शन रिकवरी डेटा होता है। जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वेदर दे आर कमिटेड और अनकमिटेड, आप कमिट करें या ना करें, रीडू लॉग बफर में जो कुछ भी लिखा जा रहा है लॉग राइटर उसे अपने टाइम के ऊपर डंप कर रहा है। देन वी हैव सो मेनी अदर लाइक पॉइंटर्स, सिस्टम चेंज नंबर होता है, जब कमिट होता है SCN आपका वेरी करता है। ठीक है, एंड अगेन वी हैव सम रीडू बाइट एड्रेस जिसके अकॉर्डिंगली वी कैन डिजाइन आवर वे कि कौन सी ट्रांजैक्शन कमिट हुई थी या कौन सी ट्रांजैक्शन कमिट नहीं हुई थी। नाउ लेट मी explain some pools. Like first of all, shared pool is an extra, like you can say, overburden memory area which consists of round about more than 16 memory units, in which 2 important are library cache and data dictionary cache. अब जैसे डेटा डिक्शनरी कैशे उसे रो कैशे भी कहते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी क्यूरी आती है उसका पार्स फेज, जब भी पार्स फेज एग्जीक्यूट होता है यूजर से प्रिविलेज वगैरह मेंटेन करना, मैनेज करना, अगर किसी भी टेबल के ऊपर सिलेक्शन की प्रिविलेज है आपको कि नहीं, आपका कंज्यूमर ग्रुप कौन सा है, उस तमाम को डायग्नोज करना। अगर आप इवन लिखते हो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प, इसको रेजोल्यूट करना, लाइक एस्ट्रिक मींस विच कॉलम, उन कॉलम्स के नाम क्या है, एम्प इज व्हाट, एम्प क्लस्टर है, टेबल है, दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड पार्सिंग। जी डेफिनेटली इसका लाइक पहले अगर लाइब्रेरी कैशे और ये डेटा डिक्शनरी कैशे मिलकर काम करती हैं, इसमें पहला क्या होता है, पार्स फेज एग्जीक्यूट होता है से कि सबसे पहले वो इसके सिंटैक्स को चेक करेगा, ये लाइब्रेरी कैशे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
देन इसका पार्स ट्री बनाएगा। पार्स ट्री इज बेसिकली द कन्वर्जन ऑफ 4GL into 1GL। बेसिकली पार्स ट्री बगैर डेटा डिक्शनरी कैशे के नहीं बन सकता। तो उसकी रीजन ये होती है कि अगर आप इसे रेजोल्यूट करते हो, लाइक सेलेक्ट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक में 3 कॉलम आ रहे हैं, उन कॉलम्स का डेटा डेफिनेटली किसी टेबल स्पेस में सेगमेंट में एक्सटेंट में ऑरेकल ब्लॉक्स में स्टोर है। उन ऑरेकल ब्लॉक्स के एड्रेसेस रिट्रीव करने होते हैं, और अगर वो तमाम एड्रेस पैटर्न आ जाए तो कॉल्ड पार्स ट्री। देन इसके ऊपर प्रिविलेज मैनेजमेंट करनी होती है कि भाई क्या अगले के पास इतने रिसोर्सेज भी हैं, अगले के पास इतने राइट्स भी हैं कि वो इसे चेक भी कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्या डेटाबेस के पास इतने रिसोर्सेज हैं। इफ इट्स डन, so then library cache have to prepare something called execution plan। दूसरी चेकिंग फॉर एग्जांपल इंटीजर कैरेक्टर्स, ये चेकिंग पार्सर करते हैं जी, वैलिडेशंस वगैरह जितनी भी हैं पार्स ट्री में, वो डेटा डिक्शनरी कैशे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किसे करवाएगा। और अगर इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन वगैरह जो भी है, लाइक कि अगर आपके पास लाइब्रेरी कैशे में शेयर्ड एसक्यूएल एरिया या शेयर्ड PLSQL एरिया है जिसमें आप कोई फंक्शन लगाते हो, toCat, toDate, या आप इम्प्लिसिट या इम्प्लिसिट कन्वर्जन करते हो या बाइंड वेरिएबल बनाते हो, सब के सब उधर ही बनेंगे। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी हैपन इनसाइड योर लाइब्रेरी कैशे। और लाइब्रेरी कैशे में भी फर्दर एरियाज होते हैं, लाइक शेयर्ड एसक्यूएल एरिया, शेयर्ड PLSQL एरिया, जिसमें तो अपनी पार्सिंग फॉर एग्जांपल रिपोर्ट्स के पैरामीटर्स की चेकिंग बिफोर ट्रिगर्स, आफ्टर ट्रिगर्स, वो भी एक तरह की पार्सिंग। जी। एक लेवल वो है हमारा आउटर लेवल जिसे कह लो, एक डेटाबेस के अंदर ये पार्सल करते हैं। डेटाबेस में जो भी आप बाइंड वेरिएबल जिसे आप कह रहे होते हैं ना, बाइंड वेरिएबल, व्हाई दे आर कॉल्ड बाइंड वेरिएबल, बिकॉज दे आर सेशन वेरिएबल, दे परसिस्ट अप टू सेशन। रीजन, दे आर लोडेड इनसाइड लाइब्रेरी कैशे, इनसाइड शेयर्ड PLSQL एरिया। आप जो भी पैकेज, प्रोसीजर, कर्सर, ट्रिगर, कुछ भी आप सिंपल एज एनी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प एंड एज कॉम्प्लेक्स एज कि आप कोई नेस्टेड क्यूरी, एनीथिंग, कुछ भी चलाएंगे, या आप कोई कर्सर लिखते हैं, या आप कोई PLSQL की डेटा टाइप्स लाइक IBT, IBTOR, कर्सर, एनीथिंग यूज करते हैं, दैट शुड मस्ट बी लोडेड इनसाइड लाइब्रेरी कैशे। उसका पार्स ट्री हर हालत में बनेगा, उसका एग्जीक्यूशन प्लान हर हालत में बनेगा। हियर इनसाइड अ शेयर्ड टूल वी हैव अ थिंग कॉल्ड लाइब्रेरी कैशे। लाइब्रेरी कैशे जिसका काम है रूल्स, पार्सिंग रूल्स डिफाइन करना, और फिर आपका एग्जीक्यूशन प्लान प्रिपेयर तो करना। हमारे परफॉर्मेंस देने के लिए these are most crucial and important Critical important areas, like you have to study। ज़्यादा वो करना है। करेंगे हम इसमें परफॉर्मेंस एंड ट्यूनिंग लिटिल बिट वन हमारे सिलेबस में है, नॉट टू मच, लेकिन स्टैटिस्टिकल बेस्ड है। अब उसके अंदर हम एग्जीक्यूशन प्लान्स वगैरह को मेंटेन करेंगे। एग्जीक्यूशन प्लान्स के भी 2 वेज होते हैं, लाइक वी हैव अ थिंग कॉल्ड ऑप्टिमाइजर। ऑप्टिमाइजर ने एग्जीक्यूशन प्लान फाइनलाइज करना होता है। अब ऑप्टिमाइजर 2 तरह के होते हैं, कॉस्ट बेस्ड, रूल बेस्ड। कॉस्ट बेस्ड स्टैटिस्टिक्स पे चलता है, CPU कॉस्ट, IO कॉस्ट, लैच कॉस्ट, ठीक है, इन सब की कॉस्ट कितनी आएगी सारे काम करने में, एंड लीस्ट रिसोर्स कंजम्पशन वन एग्जीक्यूशन प्लान यूज किया जाता है। एक एग्जीक्यूशन प्लान नहीं बनाया जाता, मैनी एग्जीक्यूशन प्लान्स बनाए जाते हैं, उनमें से लीस्ट रिसोर्स कंजम्पशन वन को चूज किया जाता है। बात है ये जो आप डिफरेंट कॉस्ट्स बता रहे हो, CPU कॉस्ट, इनको कैसे मेंटेन करते हैं? हाउ टू, फॉर एग्जांपल मैंने कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजर यूज करना, मैं कहता हूं बेस्ट पॉसिबल पाथ चूज करके मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट करूं। हाउ दिस कुड बी SQL optimizer is a thing which is responsible to do that one. Like number 1, अगर मेरे पास एक इंडेक्स है टेबल के ऊपर और मेरे उसी के ऊपर वेयर क्लॉज लगनी है, इंडेक्स मैंने अभी भी बनाया है, मेरी स्टैटिस्टिक्स अपडेट नहीं हुई, शायद वो हार्ड पार्सिंग कर रहा हो, वो जाके पूरे टेबल को स्कैन कर रहा हो, व्हाई नॉट यूज दैट वन इंडेक्स। इंडेक्स आपको परफेक्ट वो रो आईडीज रिटर्न कर देगा और आप उससे बड़ी स्पीड के साथ चीज गेट कर लोगे। दिस वन इज अ वे टू यूज मैपिंग, जिसे हम कहते हैं कि अपना एग्जीक्यूशन प्लान ऑप्टिमाइज करना। और you guys have something heard the term SQL optimizer? Yes, SQL optimization. ठीक है, SQL optimization is one thing regarding performance and tuning for response time. So many other things that we have to. स्टैट्स भी इसी एरिया में चलता है। जी, each and everything, but stat pack no doubt execution plan उसका इधर ही बनता है, but इसकी execution results की या fetch जो भी होता है वो database buffer cache में ही होगा। एग्जीक्यूशन प्लान तो अब हम ग्राफिकल जी। उसी वक्त व्यू भी कर सकते हैं। जी, एग्जीक्यूशन प्लान यू कैन व्यू इट, यू कैन इवन चेंज इट, यू कैन एम्बेड सम टोकन इन दैट वन, आप सब काम कर सकते हैं। सो लाइब्रेरी कैशे के डिफरेंट पोर्शन है आगे भी, लाइक एसक्यूएल एरिया, PLSQL एरिया, लार्ज एरिया, पैकेज एरिया।
ठीक है, मैं अभी एट अ मोमेंट मैं नहीं चाहता कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही इनटू लार्ज डेप्थ में जाया जाए। विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएंगे, हर एक मेमोरी एरियाज आएंगे, फिर उसकी डिटेल में जाएंगे। ठीक है, सो आप यहाँ पे इसे कहते हैं सारी की सारी पार्सिंग, और द फर्स्ट वन फेज पार्स फेज किसी भी क्यूरी का कह लें कि शेयर्ड पूल में आपका हमेशा रेजोल्यूट होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि शेयर्ड पूल के पास एनफ मेमोरी हो, ये ना हो कि शेयर्ड पूल अगर पार्सिंग ही आपकी एज आउट हो जाती है। बेसिकली ये भी LRU एल्गोरिदम यूज करता है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम टू एज आउट समथिंग, और अगर वो एज आउट हो जाएगी तो डेफिनेटली देयर इज अ क्वाइट लो प्रोबेबिलिटी फॉर रीयूजेबिलिटी। देन अनदर वन थिंग कॉल्ड जावा पूल। जावा पूल इज मैंडेटरी पूल फ्रॉम Oracle 8i to 9i to 10g, क्योंकि जितनी भी रेप्लिकेशन है, स्ट्रीमिंग है, या Oracle की जो अपने टूल्स हैं लाइक EM, या Oracle की जो नेटवर्किंग API है, वो सारी जावा बेस्ड है। सो आप इसे सप्रेस नहीं कर सकते। इसके अंदर वी हैव लॉट ऑफ मेमोरी एरियाज लाइक EJE एंटरप्राइज जावा इंजन है, हमारे पास JVM है, हमारे पास क्लास लोडर है, हमारे पास जार कैशर है, हमारे पास बीन जिसके अंदर हम EJ बीन या हम BI बीन पूरे का पूरा पूल कर सकते हैं। दीज आर ऑल एरियाज आर अवेलेबल। सो बट द रूल ऑफ थंब इज दैट Java executes always in a shape of class file and we need 8 kilobyte per class. JVM इसमें बिल्ट इन होता है। जी हाँ, JVM जावा की जो कमांड्स हैं वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। definitely where we can use PLSQL-J, EJQL, SQL-J, ये तमाम जावा ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं और यही आपकी SQL और PLSQL की एक्सटेंडेड लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, इसमें हम नेटिवली वी कैन प्रिपेयर जावा पैकेजेस, वी कैन स्टोर जावा पैकेजेस, वी कैन इन्वोक जावा पैकेजेस। हम ऐसी PLSQL भी लिख सकते हैं जिसमें हम जावा पैकेज को इन्वोक कर रहे हों। सो फॉर दैट वन लाइक util पैकेज है, आपके पास ऑलरेडी खासी Oracle की अपनी भी बिल्ट इन पैकेजेस हैं लाइक TCP/IP है, util पैकेज है, HTTP पैकेज है, उसको भी आप इन्वोक कर सकते हैं और वो यही काम करते हैं इंटरनली। वो सारे के सारे आपके जावा बेस्ड सारी प्रोग्रामिंग है। मैंने भी JDW का ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट करना है जावा पूल में, तो मुझे मैनुअली एक तो इसके अंदर जो इंटीग्रेटेड है वो खुद से ले रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट है मुझे पता, जावा पूल यूज कर रहे हैं। तो अगर मैंने एग्जीक्यूट खुद से करना है, मैनुअली मुझे इस पूल को मेंशन करना पड़ेगा। आपको मैनुअली मेंशन भी करना पड़ेगा या फिर इसकी दो लिमिट्स होती हैं। सॉफ्ट लिमिट, उसको आप खासा इंक्रीज कर दें तो भी वो ऑटोमेटिकली ये काम कर लेता है। मैनुअली आपको सिंपल उस सूरत में करना पड़ेगा इफ यू हैव सम इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन लाइक अगर आपके पास Oracle फाइनेंशियल है, उसका क्योंकि अपना एम्बेडेड एप्लीकेशन सर्वर होता है वो इसमें एग्जीक्यूट नहीं करता, वो ऑलवेज अपनी AS में एग्जीक्यूट करता है जी। लेकिन अगर आप जैसे अब यहाँ पे भी है लाइक योर होल EM इज J2EE बेस्ड, आपका जितना EM है वो एक एम्बेडेड एप्लीकेशन कंटेनर पे चल रहा है विच इज 9.2.4.0 इस 10G डेटाबेस के पीछे। जी हाँ, ये 10G का ही कंटेनर कंसीडर किया जाता है, 9.2 से 10G कंसीडर होता है। ठीक है, सो ये जो कंटेनर है, क्योंकि आप जो कुछ भी देखते हैं दीज आर प्योर सर्वलेट्स एंड UIX प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो सर्वलेट JSP बेस्ड है, बीन है उसके पीछे, सारे के सारे जावा 2D ग्राफिक्स हैं उसके पीछे। सो ऑल थिंग्स आर एग्जीक्यूटेड इन दैट वन J2EE। हाँ, यहाँ पे पूलिंग या अगर आप AS to DS क्लस्टरिंग करते हैं तो बहुत बड़ा एक बेनिफिट है, जैसे कि इफ यू आर यूजिंग Oracle 10G AS एंड 10G DS, तो आपके जो इवन के जो पूरे के पूरे बीन्स हैं they can be object relational mapped, ORM कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। आपका पूरा ऑब्जेक्ट टेबल मैप किया जा सकता है, पूरे का पूरा बीन AS to DS कन्वर्ट किया जा सकता है। सो दैट्स व्हाई कि जावा पूल इज ये कह रहे हो कि कोई भी जावा का ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली ये पूल यूज भी कर सकता है, नहीं करना पड़ता, उसको बताना नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है, देन अनदर वन पूल कॉल्ड स्ट्रीम पूल। स्ट्रीम आप Oracle स्ट्रीमिंग के लिए मैंडेटरी पूल है एंड ऑटोमेटिकली मैनेजेबिलिटी पूल है। आपको ये सारे शेयर्ड पूल, जावा पूल, स्ट्रीम पूल एंड आपका डेटाबेस बफर कैशे पूल एंड लॉट पूल, दीज आर ऑल ऑटोमेटिकली मैनेज पूल्स। स्ट्रीम पूल्स ऑटोमेटिकली आपका प्रोपोगेशन एरिया, आपकी डेफर्ड RPC क्यूज वगैरह जो आपने बनानी है, जो भी आपके कॉन्फ्लिक्शंस आएंगी उनको रेजोल्यूट करना, वो तमाम इस पूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लाइक जो भी ग्लोबल लॉक्स और लोकल लॉक्स आपके लगते हैं जब कभी भी आप एप्लीकेशन बिगिन करते हो या स्ट्रीमिंग बिगिन करते हो, तो वो सब की सब चीज़ें इस पूल के अंडर, उनके पॉइंटर्स, उनकी रिमेनिंग अदर मेमोरी स्ट्रक्चर्स वगैरह इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिनको आप फर्दर वन स्टडी करेंगे इनसाइड Oracle स्ट्रीमिंग। वी हैव सो मैनी टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स की 12 टाइप्स होती हैं। हर एक स्ट्रीम अगर आप किसी प्रोटोकॉल पे चल रही है या जिसे कहते हैं नेम पाइप के ऊपर चल रही है तो उसके रूल्स तमाम इधर सेव होते हैं।
देन रीडू लॉग बफर। रीडू लॉग बफर हमारे पास एक खासा ह्यूज मेमोरी स्ट्रक्चर एरिया है। रीडू लॉग बफर्स के अंदर बेसिकली बफर्स लोडेड होती हैं एंड साइज ऑफ ईच बफर इज इक्विवेलेंट टू द साइज ऑफ ऑरेकल ब्लॉक। ऑरेकल ब्लॉक इज अ फाइनेस्ट ऑरेकल यूनिट, ठीक है। ब्लॉक और Oracle ब्लॉक में There is a difference. Inside one, you can say Oracle block, there can be, it might be possible, there are many operating system blocks. one But Oracle block. inside one Oracle block, you can have many OS blocks. Like if I says, if my one OS block is of 1 KB, but Oracle block can be of 8 kilobyte, 16 kilobyte, 32 kilobyte. 32 kilobyte तक का भी हो सकता है. So, what happens, we have many types of Oracle blocks, standard size, non-standard size, and if I am using ASM, then आपको पता है कि 1 megabyte, क्योंकि ASM में एक allocation unit 1 AU is of 1 megabyte, तो definitely उस वक्त 1 megabyte का आपका एक allocation unit होगा. But anyhow, Oracle block is a finest, you can say, granularity architecture in which you can store data. Look at here, हमारे पास सेगमेंट में एक्सटेंट में ऑरेकल ब्लॉक और ऑरेकल ब्लॉक में डिस्क ब्लॉक या ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉक्स होते हैं. ऑरेकल ब्लॉक इज अ फाइनेस्ट यूनिट इन विच यू कैन स्टोर डेटा. लाइक दिस वन इज अ वे. लॉजिकली योर डेटाबेस इज डिवाइडेड इनटू मैनी टेबल स्पेसेस. इनसाइड मैनी टेबल स्पेसेस यू कैन हैव मैनी डेटा फाइल. इनसाइड डेटा फाइल यू हैव ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉक. फिजिकली आपको ये चीज नजर आ सकती है डिस्क के ऊपर कि फाइल्स हैं, फाइल्स में उसके ब्लॉक्स हैं. बट लॉजिकल स्ट्रक्चर सेज कि अगर आप इसी डिस्क फाइल को प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहते हैं, आप चाहते हो, अब जैसे एग्जीक्यूशन प्लान है, दिस वन डेटा फाइल इज ऑफ 1 टेराबाइट, जबकि आपको शायद इसका 0.25% स्कैन करना है. आपका एक टेबल है छोटा सा, शायद 0.0005% डेटा सेव है उस टेबल का इसमें. अब आपका जो पार्स ट्री बनना है उसने परफेक्ट, क्योंकि हर एक टेबल स्पेस का यूनिक आईडी है, हर एक सेगमेंट का यूनिक आईडी है, हर एक एक्सटेंट का यूनिक आईडी है, हर एक ब्लॉक का यूनिक आईडी है. और स्टिल ब्लॉक के अंदर भी क्या, ब्लॉक का हेडर है और ऑरेकल रोज हैं. हर एक ऑरेकल रो का अपना यूनिक रो आईडी होता है, ठीक है, जिसकी बेसिस पे आपका काम होता है कि आपने उस पूरे ब्लॉक को पढ़ना है और उसको उठा के बफर में लोड कर देना, डेटाबेस बफर कैशे में. अब ऑरेकल ब्लॉक का साइज, यू कैन से बफर साइज इज इक्विवेलेंट टू ऑरेकल ब्लॉक साइज. सो अगर आपका ऑरेकल ब्लॉक 8 किलोबाइट का है तो एक बफर भी 8 किलोबाइट की होती है. ये एक सेपरेट किस्सा कहानी है कि नॉन स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड ऑरेकल ब्लॉक्स क्या होते हैं, इसे डिस्कस करेंगे. बट रिमेंबर, these are all logical structures. Oracle storage architecture. ये database structure के हैं. No, look at this one. ये जो लाइन लगी हुई है, इस लाइन से इस तरफ फिजिकल है, फिजिकल जी जी लॉजिकल है, वो ये आगे यहाँ बन रहा है. देखिए वंस अगेन मैं आपको लॉजिकल टेबल फिजिकल, तो उसका एक एक्सट्रैक्शन होता है. एक चीज और बता दूं कि ओएस ब्लॉक्स, आजकल ये टर्म बड़ा रेयर चूज की जाती है. यूजली आजकल ओएस भी क्लस्टर टर्म यूज करता है. ऑरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम क्लस्टर में ऑरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉक्स होते हैं. ब्लॉक्स में लाइक इफ यू आर यूजिंग डिस्क तो सिलेंडर होगा, सिलेंडर में ट्रैक होंगे और ट्रैक में सेक्टर्स होंगे. बट हियर वी आर जस्ट रिस्ट्रिक्टेड अप टू ऑरेकल डेटा ब्लॉक. अब ये देखें, एक डेटा ब्लॉक में मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉक हो सकते हैं. से इफ योर वन ओएस क्लस्टर, आपका एक ओएस क्लस्टर 5 KB का है, इसका मतलब है कि हर एक ऑरेकल ब्लॉक शायद ओएस ब्लॉक 1 KB का हो, जबकि आपका एक ऑरेकल ब्लॉक 8 KB का है. सो 8 एक ऑरेकल ब्लॉक में 8 ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉक्स आ सकते हैं. बट रिमेंबर ये लॉजिकल है, दीज आर ऑल लॉजिकल. ये लॉजिकल स्ट्रक्चर क्यों बनाए गए? फॉर ऑप्टिमाइजेशन. लाइक अगर आपने कोई क्यूरी का डेटा गेट करना है, आपने एग्जीक्यूशन प्लान बनाना है, आपने चेक करना है कि मुझे कितने ऑरेकल ब्लॉक्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कि आप उन्हें लोड भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. अब देखें, जैसे टेबल स्पेसेस हैं, अभी इन कॉन्सेप्ट पे भी आएंगे. टेबल स्पेस इज अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डेटाबेस. जैसे कि हमारे पास 10G में 2 कैटेगरीज हैं, सिस्टम, नॉन सिस्टम. प्राइमरीली 2 कैटेगरीज हैं, सिस्टम, नॉन सिस्टम. अप टू 9i ऐसा था, बट हेयर वी हैव सो मैनी. वन इज कॉल्ड सिस्टम टेबल स्पेसिस, एक का नाम सिस्टम और एक का नाम सिसॉक्स, सिस्टम ऑक्सिलरी, दोनों है. सिस्टम एंड सिसॉक्स बोथ रिप्रेजेंट सिस्टम टेबल स्पेसिस.
देन टेम्परेरी टेबल स्पेस, इसकी सेपरेट कैटेगरी है, इसकी टेम्परेरी फाइल होगी जिसमें सिर्फ सॉर्टिंग, सर्चिंग, ग्रुप बाय, ये तमाम क्लॉजेस चलेंगे। देन अनदर वन कॉल्ड अनडू टेबल स्पेसेस, इसकी सेपरेट कैटेगरी है, इसका काम है आप जब कभी भी डीएमएल करते हैं तो आपका जो रोल बैक डेटा है वो ऑलवेज इसमें लोड होता है। एंड द रेस्ट ऑफ कॉल्ड नॉन सिस्टम या एप्लीकेशन डेटा टेबल स्पेसेस। एप्लीकेशन डेटा टेबल स्पेसेस यू कैन क्रिएट सो मैनी, उसमें भी कैटेगरीज हैं, लाइक एप्लीकेशन डेटा में जिसमें आपका सिंपल डेटा स्टोर हो, किसी टेबल का, क्लस्टर का, आईओटी का। एप्लीकेशन इंडेक्स जिसमें सिर्फ इंडेक्सेस का डेटा सेव हो, लॉब्स जिसमें लार्ज ऑब्जेक्ट्स वगैरह सेव हो। तो ये तमाम नॉन सिस्टम टेबल स्पेसेस हैं जिनमें आप अपना डेटा वगैरह स्टोर कर सकते हो। इटसेल्फ टेबल स्पेसेस की भी 2 टाइप हैं, लार्ज साइज एंड स्मॉल साइज। अच्छा बात सुनिए, सिस्टम टेबल स्पेस को हम तो यूज कर सकते हैं, वो तो ऑलरेडी जो डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स हैं, वर्ड्स हैं, वो उनके अंदर है। यू कैन यूज इट और यही इंटरमिक्सिंग होती है। अगर आप प्रॉपर इसकी डिप्लॉयमेंट नहीं करते तो डेफिनेटली ये होता है कि अगर आप किसी टेबल स्पेस को या किसी यूजर को किसी टेबल स्पेस पे कोटा एलोकेट नहीं करते और उसके प्रोफाइल में भी कोई चीज नहीं बताई हुई तो वो सिस्टम टेबल स्पेस में चीज डाल देगा, रिकमेंडेड कि मैं सिस्टम टेबल स्पेस में तो आप यूज नहीं करेंगे। ऐड कर लूं, इट इज रिकमेंडेड। ये सॉरी, मैं सिस्टम टेबल स्पेस में एक डेटा फाइल ऐड कर लूं, इट इज रिकमेंडेड। नॉट रिकमेंडेड, लेकिन ये कि बर्डन पे डिपेंड करता है। इफ यू नो कि योर डेटा डिक्शनरी इज टू मच, ठीक है, आप 2 डेटा फाइल कर लें, इसमें तो टू मच है ऐप्स का स्कीमा, उसमें तो डेफिनेटली यू हैव टू डू इट। आपको ना सिर्फ फिर फाइल स्ट्रिपिंग भी करनी पड़ेगी, बल्कि अब यही रिकमेंडेड होगा कि आप उसके अंदर मल्टीपल फाइल्स लोड करें, ठीक है, इवन के डेटा स्ट्रिप करें ताकि उसका बर्डन इक्विवेलेंटली सब पे हो। देन सेगमेंट्स लाइक जब 10G की डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं तो उसमें एक यूजर्स की टेबल स्पेस, वो नॉन सिस्टम है, वो नॉन सिस्टम टेबल स्पेस। क्या वो मैंडेटरी है इसमें या यूजर्स DBSNP और उसमें ये एग्जिस्ट यूजर करेगा? विद अ मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन इट्स नॉट मैंडेटरी। देखें, अगर आप EM इसका नहीं चलाना चाहते, अगर आप मैनेजमेंट कंसोल इसका नहीं चलाना चाहते, कोई ज़रूरत नहीं है कि यूज़र्स की टेबल स्पेस आप बनाएं। अगर आप इसका EM और मैनेजमेंट कंसोल नहीं चलाना चाहते, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू यूज, जैसे अगर आप किसी टूल के ज़रिए बनाएंगे, अगर आप DBCA के थ्रू बनाएंगे या इसकी कोई भी और जनरेटेड आप ग्रिड के टूल के ज़रिए बनाएंगे तो देन इट्स मैंडेटरी। मैनुअली क्रिएट हाँ, लेकिन अगर आप मैनुअली क्रिएट करें तो देर इज नो नेसेसिटी ऑफ यूजर्स। आपको सिंपल एक टेम्परेरी, एक अंडू, एक सिस्टम, एक सिसॉक्स, 4, और अगर आप अंडू रखना चाहते हैं तो रखें, वो भी जरूरी नहीं, टेम्परेरी भी रखना चाहते हैं तो रखें, वो भी जरूरी नहीं, बट 2 ओनली मैंडेटरी, सिस्टम एंड सिसॉक्स, उसे आप सप्रेस नहीं कर सकते। ये सिस्टम का थोड़ा सा ये बता दें कि सिस्टम में एक तो हमारे डेटा डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी व्यूज वो सारा कुछ होता है। अदर देन दिस कौन सी इंफॉर्मेशन ये टेबल स्पेस एग्जिस्ट लाई करती है? देखिए, आपकी सिस्टम टेबल स्पेस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा डिक्शनरी के भी 2 पोर्शन होते हैं, बेस इनक्रिप्टेड टेबल्स एंड डेटा डिक्शनरी व्यूज। अब उसमें भी 2 कैटेगरीज होती हैं, लाइक डायनामिक परफॉर्मेंस व्यूज एंड फिक्स डेटा डिक्शनरी व्यूज। इनकी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। देन आपके डेटाबेस में जितने भी स्कीमास बने हैं उनका तमाम मेटा डेटा, आपके जितने भी एप्लीकेशन डेटा, एप्लीकेशन इंडेक्सेस, जितने भी लॉब टेबल स्पेसिस में जो चीज़ भी कोई भी जनरेट हुई है उन तमाम का मेटा डेटा, आपकी जितनी भी हर किसी डेटा फाइल में जगह, एक्सटेंट, एलोकेशन का पैटर्न, ईच एंड एवरीथिंग, उस तमाम का मेटा डेटा, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर बनेगी। इवन के अगर आपकी जो अनडू, अगर आपकी जिसे कहते हैं डेटा डिक्शनरी अपडेट हो रही है तो डेटा डिक्शनरी का जो अनडू होता है वो भी इसी के अंदर जनरेट होता है, डेटा डिक्शनरी का अनडू। जी, अब उसमें भी 2 मोड हैं, वन इज कॉल्ड RBU, वन इज कॉल्ड SBU मोड। अगर आप RBU मोड पे हैं तो डेफिनेटली सिस्टम टेबल स्पेस के अंदर ही रोल बैक सेगमेंट बनेंगे, बट इफ यू आर ऑन SBU देन आपके जिसे कहते हैं अनडू टेबल स्पेस के अंदर सारे के सारे वो होता है, दैट इज कॉल्ड रोल बैक मैनेजमेंट। और सिसॉक्स में ये तो सारी ऐसे लग रहा है कि सारी No. सिस्टम में है। सिसॉक्स में क्या पाया जाता है? Yes, SysOx में so many things like DBSNMP प्रोडक्ट जिसे कहते हैं, या अगर आपने Sysman यहाँ पे स्कीमा बनता है EM के लिए, उस तमाम की इंफॉर्मेशन इसमें सेव होती है। इसके अलावा अगर आपने कभी इसको ग्रिड के साथ कॉन्फ़िगर करना है
तो DBSNMP प्रोटोकॉल या इंटेलिजेंट एजेंट के लिए जो हमें चाहिए होता है उसकी सारी इंफॉर्मेशन, ओरेकल स्ट्रीमिंग, OLAP, ये तमाम की तमाम जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन सिसऑक्स में पड़ी होती है। और सिस खत्म हो गई है या No. merge हो गए दोनों? नो, सिस इज बेसिकली अ स्कीमा, सिस इज स्कीमा सिस्टम। ठीक है, सिस्टम इज टेबल स्पेस, सिसऑक्स इज टेबल स्पेस। ओके, सेगमेंट्स, लाइक वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ सेगमेंट। टेबल जिसे हम नॉन पार्टीशन अनक्लस्टर्ड रिलेशनल हीप टेबल कहते हैं, क्लस्टर्स, IoTs, दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स। हर एक टेबल स्पेस में सेगमेंट्स होंगे। सेगमेंट कहां पे बनेंगे? डेटा फाइल के अंदर बनेंगे। एंड इस डेटा फाइल के अंदर फिर क्या होंगे? एक्सटेंट्स। एक्सटेंट्स में क्या होंगे? ओरेकल ब्लॉक्स। ओरेकल ब्लॉक्स में होंगी ओरेकल रोज, जिसमें आपका डेटा फाइनली सेव होगा। नाउ व्हाट्स द प्राइम थिंग हियर? अब डेटाबेस बफर कैशे, डेटाबेस बफर कैशे, यही जो आपने ओरेकल ब्लॉक्स वगैरह पढ़ने होते हैं, पूरे के पूरे ब्लॉक को कैशे कर देता है इनसाइड बफर, ताकि आपका सर्वर प्रोसेस यहाँ पे स्पीड के साथ बफर से इंफॉर्मेशन गेट कर सके और यूजर को दिखा सके। अब बफर्स की मैनी टाइप्स हैं, लाइक वन इज कॉल्ड क्लीन बफर और फ्री बफर। आज तक वो बफर कभी यूज ही नहीं हुई। वन इज कॉल्ड पिन्ड बफर। पिन बफर कि आपकी एक बार बफर में कुछ डेटा लिखा गया, अब एक बार भी पढ़ा गया, दोबारा सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट फिर आ गई, फिर पढ़ा गया। वन इज कॉल्ड डर्टी बफर, जब आप कोई DML ऑपरेशन करते हैं और आप कमिट कर देते हैं तो डेफिनेटली डिस्क के ऊपर पुराना वाला रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, जबकि आपके यहाँ पे बफर में न्यूएस्ट रिकॉर्ड है, ठीक है। नो डाउट उसके करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड रीडू लॉग बफर में भी पड़ा हुआ है, वो जस्ट पॉइंटर्स हैं, दीज आर नॉट डेटा, जस्ट पॉइंटर्स, ठीक है। सो डर्टी बफर और ये DB राइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही यही है कि वो डर्टी बफर को लेगा और अप्रोप्रिएट जगह पे राइट डाउन करेगा, ओवर राइटिंग करेगा, ताकि आपका कमिटेड डेटा डेटा फाइल में पहुंच जाए। स्पेसेस है इसको मैनेज करना, इकट्ठा करना, ये वाला करते हैं प्रोसेस। यहाँ पे स्पेस पड़ी है, ये खाली है, यहाँ पे देखिए डेटाबेस बफर कैशे ऑलवेज यूज्ड इन एसिंक्रोनस मैनर, ठीक है। सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस, इसमें एसिंक्रोनस हमेशा आयो होती है। फॉर एसिंक्रोनस आयो यू डोंट नीड एनी CPU इंटरवेंशन, आपको CPU का वेट नहीं करना पड़ता, या आपको अंडरलाइंग आयो स्लेव्स का वेट नहीं करना पड़ता, और ये बड़ी रैंडम बफर होती है। इसमें लॉट ऑफ लिस्ट होती हैं, लाइक डर्टी लिस्ट, पिन लिस्ट, फ्री लिस्ट, LRU लिस्ट, ठीक है। सो उन लिस्ट के ऊपर तमाम एड्रेसेस होते हैं कि कौन कौन सी मेमोरी, लाइक यहाँ पे डर्टी बफर में बड़ी रैंडम डर्टी बफर्स होती हैं। सो जरूरी नहीं कि ये आपको एक फिक्स्ड या एक कॉन्टिजियस मेमोरी एरिया या कॉन्टिजियस बफर्स एलोकेट करे। कोशिश जरूर करता है कॉन्टिजियस बफर्स हों, बट इट माइट बी पॉसिबल कि बफर्स कॉन्टिजियस ना हो, सो इट नेवर माइंड। दैट्स व्हाई कि वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ बफर। हमारे पास फाइनेस्ट यूनिट है बफर। हमारी कोशिश है कि पूरे का पूरा ओरेकल ब्लॉक पूरी बफर में लोड हो जाए, ना कि हमें कॉन्टिजियस बफर्स भी मिलें। बट अगर हमें कॉन्टिजियस बफर्स मिल जाती हैं इन सम यू कैन से डेटा वेयर हाउसिंग एनवायरनमेंट, सो इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस। लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं कि हम डेटाबेस बफर कैशे को यूज करें। वी हैव सो मेनी अदर कैशेस लाइक कीप कैशे, रिसाइकल कैशे, के लिए तो लार्ज कोड यूज करें। जी। तो वो ऐसा है कि डेटाबेस बफर कैशे ये डिफॉल्ट कैशे है, और ये डिफॉल्ट कैशे में बाकी कैशेस में इंक्लूड नहीं कर रहा। वी हैव सो मेनी अदर कैशेस। डेटाबेस बफर कैशे की और टाइप्स हैं, लाइक कीप कैशे, रिसाइकल कैशे, नॉन स्टैंडर्ड कैशेस, ठीक है। 4 नॉन स्टैंडर्ड कैशेस भी आप लोड कर सकते हैं। आपको कीप ही करना है, कीप कैशे लोड कर लें, रिकॉर्ड कीप रहेगा। सो वाई डेटाबेस बफर कैशे, वो भी इसकी इनहांस टाइप्स हैं। जी यूज की थी ग्रैन्यूल, ठीक है जी। और इस ब्लॉक और ग्रैन्यूल में कितना मेन डिफरेंस? ग्रैन्यूल्स आर नाउअडेज ऑब्सोलीटेड आर्किटेक्चर। ग्रैन्यूल कभी 9 में यूज होता था कि SGA मैक्स साइज इज लेस देन 128 तो 4 मेगाबाइट का होगा, अदरवाइज 16 मेगाबाइट का होगा। मेमोरी ग्रैन्यूल एंट्री टेबल गेट से यूज किया जाएगा, और ग्रैन्यूल से ही एंट्री। अब SGA, अब क्योंकि मैनेजेबिलिटी मॉनिटर प्रोसेस आ गया और SGA टारगेट का पैरामीटर आ गया, उसने उस पूरे आर्किटेक्चर को सप्रेस कर दिया। बट देयर इज अ बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। अगर आप डिसेबल कर देते हो तो देन बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए स्टिल एक्टिवेट है, बट नाउअडेज इट डेप्रिकेटेड। ओके, द नेक्स्ट वन इज लार्ज पूल। अगर आप कभी आरमैन लोड करें, इफ यू हैव सम कॉन्फ़िगर्ड लाइक लेगैटो टाइप आर्किटेक्चर, या आपके पास टेप मीडिया लाइब्रेरी है, या ओरेकल सिक्योर बैकअप है, तो जितने भी आयो स्लेव्स की इंफॉर्मेशन है, आरमैन के चैनल्स की इंफॉर्मेशन है, आरमैन की अपनी जो कहते हैं लाइक उसके जो सर्वर प्रोसेस पूलिंग होती है, उन तमाम की इंफॉर्मेशन सारी की सारी शेयर्ड पूल में लोड होती है इफ़ यू डोंट कॉन्फ़िगर लार्ज पूल।
सो डेफिनेटली अगर लाइब्रेरी कैशे डेटा डिक्शनरी कैशे के पास कम जगह होगी तो चीज़ों के एज आउट हो जाने की स्पीड ज़्यादा होगी। सो व्हाई नॉट कॉन्फ़िगर लार्ज पूल, ताकि ताकि आर्मैन, आयो स्लेव्स, ये तमाम के तमाम अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है लार्ज पूल में लोड करें और शेयर्ड पूल के ऊपर से एक्स्ट्रा बर्डन रिवील हो, ताकि आपकी डेटा डिक्शनरी कैशे और लाइब्रेरी कैशे वेल ट्यून्ड हो। तो इससे तो फिर हमें लार्ज पूल के मेन बेनिफिट्स, मेन बैकअप्स is to just reveal extra burden from shared pool. और हमें अगर ह्यूज ऑप्टिमाइजेशंस करनी है वो भी हम इसमें कर सकते हैं। जी, लार्ज पूल इज हाईली मैंडेटरी फॉर Oracle शेयर्ड सर्वर्स। उसकी रीजन है, रीजन इज दैट कि जब Oracle शेयर्ड सर्वर बनता है तो PGA, अभी मैं इसको भी डिस्कस करूंगा, PGA के 80% मेमोरी स्ट्रक्चर्स शेयर्ड पूल में जाके लोड हो जाते हैं इफ लार्ज पूल इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड। ठीक है, सो मेरी कोशिश होगी क्योंकि वहां पे आपका सेशन जो होते हैं दे आर शेयर्ड, प्राइवेट एसक्यूएल एरियाज आर शेयर्ड, सो यू नीड रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी के लिए जरूरी होगा कि आप लार्ज पूल लोड करें, क्योंकि उसमें जितना PGA आपका होगा वो सारे का सारा लार्ज पूल में आके कॉन्फ़िगर हो जाएगा। इफ योर लार्ज पूल इज प्रेजेंट एंड इफ लार्ज पूल हैव एनफ मेमोरी, और उसके लिए आजकल रूल है, रूल इज दैट कि आप ऑटोमेटिक इंस्टेंस मेमोरी मैनेजमेंट एक्टिवेट कर दें, सो लार्ज पूल ऑटोमेटिकली खुद ही मेंटेन होता रहेगा। यू डोंट नीड एनी बॉदरिंग कि भाई आप उसका साइज कैलकुलेट करें और बाकी सब काम करें। 10G के डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं तो उस लार्ज पूल की जो वैल्यू से 0 पे सेट करते हैं। जी हाँ, बाय डिफॉल्ट टारगेट की वैल्यू सेट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली इसको कॉन्फ़िगर जी वो ऑटोमेटिक उसे कॉन्फ़िगर करता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक मैनेजमेंट एनेबल नहीं होती। यू हैव टू एनेबल ऑटोमेटिक मैनेजमेंट आल्सो। तो जब मुझे R1 कॉन्फ़िगर जब मैं कर रहा होता हूं तो उस टाइम मुझे ये मैन्युअली लार्ज पूल बताना पड़ता है? नहीं जी, आपको बताना नहीं पड़ेगा। अगर आप खुद करना चाहते हो, यू नीड के भाई वो लार्ज पूल में चला जाए तो लार्ज पूल बना दें, अदरवाइज वो खुद ही कर लेगा। अदरवाइज वो खुद नहीं करेगा। अगर ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट एनेबल नहीं है तो एनेबल है तो कर देगा, नेवर माइंड। एक छोटा सा प्रश्न है जी, हमारा सिंपल जो एक ट्रांजिशन है या एक रिकॉर्ड है वो एट अ टाइम डेटाबेस बफर में आप कह रहे हैं कि जाता है, एक पॉइंटर बनता है या ब्लॉक बनता है, मतलब ब्लॉक बनता है, उसका पॉइंटर जो है ना रीडू लॉग बफर में जाता है, तो ये सेम टाइम जा रहा होता है। समटाइम ऐसा होता है कमिट नहीं हुई रो तो आप लॉग फाइल में से उसको ले सकते हैं। लॉग फाइल में जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि सारी अनकमिटेड ट्रांजेक्शन जा रही होती है, जी, जब कमिट हो जाती है तो लॉग फाइल से निकल जाती है। इसका थोड़ा सा ओके, मैं अभी इसका आर्किटेक्चर समझाता हूँ। जस्ट टेल मी, आर यू एग्जॉस्टेड और यू नीड अ ब्रेक? नो, कैरी ऑन। तो चलें जी, मैं आपको अब इसका DML समझा देता हूँ। जस्ट गिव मी सम टाइम कि मैं रीडू लॉग बफर को एक्सप्लेन कर लूँ। आफ्टर दैट मैं क्यूरी प्रोसेसिंग के अगेंस्ट आपको समझाऊंगा। जी, वो मैं सारा आपको कमिट रोल बैक क्या कुछ होता है, लेकिन मैं चाह रहा था मैं पहले हर एक मेमोरी स्ट्रक्चर और इन तमाम बैकग्राउंड प्रोसेसेस को जरा सेपरेट डिस्कस कर लूँ। देन रीडू लॉग बफर इज बेसिकली सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू इसमें जो भी लाइक इफ n इज माय फर्स्ट वन लोकेशन सो n-1 इज माय लास्ट वन लोकेशन, and redo log buffer is quite slim and smart memory area, not more than 8 megabyte here। ठीक है, सो इसमें जो कुछ भी लिखा होता है लॉग राइटर इस फायर होता है और लॉग राइटर जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है रीडू लॉग फाइल पे डंप कर देता है। रिमेंबर, रीडू लॉग राइटर या DB राइटर, डेटाबेस बफर कैशे राइटर, इनके डिफरेंट ट्रिगर या इनके फायर होने के डिफरेंट टाइम्स हैं। लाइक लॉग राइटर हमेशा एवरी 3 सेकेंड के बाद फायर हो सकता है, हर बार DB राइटर के फायर होने से पहले फायर हो सकता है। जब कभी भी लॉग स्विच फायर होता है, ठीक है, तो वंस अगेन कोशिश की जाती है। जब कभी भी रीडू लॉग बफर 1/3 फिलअप हो जाती है, जब कभी भी कमिट फायर होता है, जब कभी भी शट डाउन ट्रांजैक्शनल, इमीडिएट या नॉर्मल होता है तो भी लॉग राइटर फायर होता है। DB राइटर की सिर्फ पहले एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब कभी लॉग राइटर फायर होगा DB राइटर ड्यू होता है फायर होने के लिए। जब कभी डेटाबेस बफर कैशे ओवरबर्डन हो जाती है, लाइक डेटाबेस बफर कैशे में हमने कहा जी पेंट बफर्स भी हैं, फ्री बफर्स भी हैं, क्लीन बफर्स भी हैं, रीड कंसिस्टेंट बफर्स भी हैं, डर्टी बफर्स भी हैं, सो मेनी टाइप्स ऑफ बफर्स आर देयर। सो डेफिनेटली यहाँ पे कॉन्टेंशन जनरेट होती है, क्योंकि आम डेटाबेस बफर कैशे जिसे हम बोलते हैं डिफॉल्ट पूल, दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड डिफॉल्ट पूल। डिफॉल्ट पूल या डिफॉल्ट बफर कैशे, क्योंकि ये चलता है LRU एल्गोरिदम पे। इसके अंदर एक लिस्ट होती है कॉल्ड LRU लिस्ट। LRU लिस्ट के 2 पोर्शन होते हैं, वन इज कॉल्ड LRU एंड वन इज कॉल्ड MRU एंड। जो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है
जो रिकॉर्ड लोडेड हैं वो हमेशा MRU से LRU एंड तक मूव करते हैं और LRU को एज आउट किया जाता है ताकि मोर रूम्स अवेलेबल हों। अगर फिर भी रूम्स अवेलेबल ना हो तो फिर डर्टी बफर को फ्लश किया जाता है, फिर भी अवेलेबल ना हो फिर वंस अगेन स्कैनिंग की जाती है, ठीक है। सो दिस वन इज अ बिहेवियर कि ऑन अ यूजर रिक्वेस्ट तो DB राइटर आपका फायर होता रहता है और आप ट्रांजेक्शन को कमिट करें तो भी वो डर्टी बफर्स बन के ड्यू होता है कि फायर होगा। या जब कभी चेक पॉइंट फायर होता है, अब चेक पॉइंट एक ऐसा बैकग्राउंड प्रोसेस है जिसने तमाम को सिंक्रोनाइज करना है, उसने तमाम कंट्रोल फाइल के हेडर एंड डेटा फाइल के हेडर में चेक पॉइंट नंबर, SCN नंबर, लॉग सीक्वेंस नंबर, ठीक है, एंड अपर लिमिट ऑफ SCN, नॉट लोअर लिमिट, एंड अपर लिमिट ऑफ योर लॉग सीक्वेंस नंबर, वो सब कुछ लिखनी होती है। तमाम डेटा फाइल के हेडर, तमाम कंट्रोल फाइल के हेडर, मींस कि देयर इज अ गारंटी, पहले लॉग राइटर फायर होगा, फिर DB राइटर फायर होगा, फिर चेक पॉइंट फायर होगा। चेक पॉइंट जब कभी भी फायर होगा वो गारंटी लेगा कि पहले लॉग राइटर फायर हुआ है। लॉग राइटर मींस कि अभी तक जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं क्या उनका डेटा रीडू लॉग फाइल्स में लिखा जा चुका, क्योंकि जो चीज डिस्क पे है डेट कैन बी रीजनरेटेड, लेकिन जो चीज मेमोरी में है, इफ मेमोरी गॉन टू बी वॉश्ड, आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर इसी तरह से देखें, पहले लॉग राइटर फायर हुआ, मीन कि जो कुछ बफर में है वो लिखा जा चुका, फिर आपका DB राइटर फायर हुआ, देयर इज अ लॉजिक ये है कि जो आपकी यहाँ पे ट्रांजैक्शन कमिट हो चुकी हैं उनके अगेंस्ट इधर डर्टी बफर बन गई, वो डर्टी बफर भी क्या राइट डाउन हो गई तो चेक पॉइंट फायर हो जाएगा। चेक पॉइंट गारंटी देता है कि इस पॉइंट तक तमाम कमिटेड ट्रांजैक्शंस का डेटा डर्टी बफर बन के डेटा फाइल में लिखा जा चुका है और डेटाबेस इस पॉइंट तक कंसिस्टेंट है। अगर कल को कभी इंस्टेंस रिकवरी करनी पड़ेगी तो फ्रॉम लास्ट चेक पॉइंट से स्टार्ट होगी इंस्टेंस रिकवरी एंड अप टू द लास्ट चेक पॉइंट क्यू रीडू बाइट एंट्री तक आपकी क्यूरी प्रोसेस की जाएगी। सो अगर मैं कोई ज़्यादा टेक्निकल टर्म यूज कर रहा हूं तो भी बता दीजिएगा अगर आपके लेकिन आई कंसिडर यू बिकॉज you can also fire it using command order system checkpoint, but ये by default phenomena like के checkpoint MTT डिपेंड करता है fast start MTTR टारगेट के ऊपर, by default 300 seconds होता है, 300 second mean 15 minute I think so, तो 15 मिनट के बाद ड्यू है। जब कभी कमिट आप करते हैं तो भी चेक पॉइंट फायर होता है, जब कभी लॉग स्विच फायर होता है तो भी चेक पॉइंट फायर होता है, जब कभी भी डेटाबेस समझता है कि चेक पॉइंट इज ड्यू क्योंकि आपकी चेक पॉइंट क्यू भर चुकी है, ठीक है, तो भी चेक पॉइंट फायर हो जाता है। जब कभी आर्काइविंग का प्रोसेस बिगिन होता है तो भी चेक पॉइंट फायर होता है, जब कभी रैक पिंग होती है तो भी चेक पॉइंट फायर होता है, जब कभी डेटा गार्ड वगैरह के अंदर आपने जिसे कहते हैं स्टेटस मेंटेन करना होता है या आर्काइविंग का प्रोसेस बिगिन या एंड होता है तो भी चेक पॉइंट फायर होता है, जब कभी डेटाबेस शट डाउन इमीडिएट नॉर्मल ट्रांजैक्शनल होता है तो भी चेक पॉइंट फायर होता है। सो दीज आर द डिफरेंट सिचुएशंस व्हेन योर चेक पॉइंट इज ड्यू। जितनी फ्रीक्वेंटली चेक पॉइंट फायर होगा डेटाबेस इज क्वाइटली हाई कंसिस्टेंट, बट उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही लूज भी होगी। बट वी हैव 3 implications: सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी। हमें इन तीनों में बैलेंस लेके चलना है। परफॉर्मेंस डजंट मीन कि वो आपके साथ 0 सेकंड में रिस्पॉन्ड करे, 0 सेकंड में रिस्पॉन्ड कर देगी, लाइक आप कंट्रोल फाइल 1 रख लें, आप चेक पॉइंट 1 घंटे के बाद फायर करें, बट रिलायबिलिटी इज एक्सट्रीमली बैड, सिक्योरिटी इज एक्सट्रीमली बैड। हमें सबके दरमियान एक बैलेंस लेके चलना है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई कि इन तीनों के दरमियान आपको एक बैलेंस, दीज आर 3 pyramid ends, ये कभी भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेंगे, ये हमेशा ऑपोजिट एंड पे हैं। सो यू हैव टू क्रिएट सम बैलेंस बिटवीन दीज अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस SLA। आपको अपने बिजनेस सर्विस लेवल एग्रीमेंट का पता है, आपने अकॉर्डिंग टू दैट वन इनको डिजाइन करना है कि चेक पॉइंट क्या 20 मिनट के बाद फायर हो, 15 मिनट के बाद फायर हो, लॉग स्विच क्या 20 मिनट के बाद फायर हो, आर्काइविंग कितनी देर पे हो, आपने कितने, लाइक इफ यू हैव कॉन्फ़िगर्ड डेटा गार्ड एंड माय वन प्राइमरी डेटाबेस हैज 3 लाइक सेकेंडरी डेटाबेसेस, सो उसमें अगर आपके पास दरमियान में नेटवर्क सर्विसेज भी हैं, सो डेटा गार्ड में कहीं पे ऐसा नहीं हो कि भाई प्रोसेस शुरू हुआ, पता चला जी कि प्राइमरी डेटाबेस के ऊपर तो लॉग स्विच 4 बार फायर हो चुका है और 4 नई आर्काइव लॉग फाइल्स बन चुकी हैं, जबकि रिमोट साइट पे भी पहली वाली आर्काइव लॉग फाइल ही आपकी जाके कहीं पे एंड नहीं हुई। इट मीन्स कि यू हैव अ डिफरेंस ऑफ 4, अभी तो 4 और आर्काइव लॉग फाइल्स रिमोट साइट पे जाके आपकी चलेंगी, कॉपी पेस्ट होंगी। सो यू हैव टू कंसीडर ईच एंड एवरीथिंग। आपकी नेटवर्क सर्विसेज कैसी हैं, आपकी सैंड डिवाइसेस या स्टोरेज मीडिया कैसा है, आपके पास कितने इसे कहते हैं MTTR या MTBF के लिए क्या पॉलिसी है, और ये तमाम चीज़ें बेस करती हैं बिजनेस SLA पे। बिजनेस फिजिकली लॉग फाइल जो है ना एक्चुअल डेटाबेस फाइल से बड़ी नजर आती है फिजिकली,
साइज में, तो उसको किस तरह मतलब लॉग माइनर इज अ टूल जो कि आपको उसको जिसे कहते हैं इवन के ट्रांजैक्शन लेवल तक उसकी स्कैनिंग करके दे सकता है, या उसके ऊपर आपको कोई थ्रेटनिंग लाइक सिचुएशन नहीं है, क्योंकि अगर रीडू लॉग फाइल्स आपको इवन के बड़ी भी न मिलती है। अब ये टोटली डिपेंड करता है लॉग स्विच के ऊपर। लॉग स्विच इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच लॉग राइटर स्टॉप्स राइटिंग ऑन अ वन एंड स्टार्ट्स राइटिंग ऑन अ नेक्स्ट अवेलेबल वन। अगर आप, क्योंकि आम ऑरेकल रिकमेंड्स यू कि नॉट मोर देन 20 मिनट 20 मिनट तक की ट्रांजैक्शन एक रीडू लॉग फाइल पे हों। उसके लिए यही है कि आप होमोजीनियस सेटिंग्स रखें, मीन के तमाम रीडू लॉग ग्रुप्स का साइज इक्विवेलेंट रखें, साइज इतना रखें कि सिर्फ 20 मिनट की ट्रांजैक्शन राइट डाउन हो। लाइक आपकी 20 मिनट की ट्रांजैक्शन 5 GB की है, सो इट्स रिकमेंडेड कि आपकी रीडू लॉग फाइल साइज 5 GB की हो, बट इट माइट बी पॉसिबल। हो सकता है 1 साल में भरे। जी, एंड इट माइट बी पॉसिबल कि आपकी 1 GB एक साल में हो, लेकिन 20 मिनट में सिर्फ और सिर्फ 5 मेगाबाइट की इंफॉर्मेशन होती है। ऑरेकल रिकमेंड्स यू कि आप इसकी 5 मेगाबाइट रखें, 10 मेगाबाइट रखें, 20 मेगाबाइट रखें। ये तो डिपेंड करता है सर्वर कितना बड़ा है और उसके ऊपर ट्रांजैक्शंस का बर्डन कितना है। यूजुअली जब आप बल्क इंसर्ट कर रहे होते हैं, लाइक डाटा माइग्रेशन कर रहे हैं आप लेगेसी सिस्टम से, जी। तो पहले चूंकि लॉग फाइल में जाता है, अच्छा No. वो लेगेसी सिस्टम की कन्वर्जन के वक्त लाइक आपका कोई फेलियर हो जाता है, वो भी परमानेंट लॉग फाइल देखें वो ये चीज़ होती है, वो होती है लॉगिंग या नो लॉगिंग। अब आप यूज़ करें एसक्यूएल लोडर या आप यूज़ करें ऑरेकल वेयरहाउस बिल्डर, उसमें ऑप्शन होती है आप टेम्परेरी सेगमेंट को यूज़ करें बजाय ये कि आप लॉगिंग एनेबल करें। आप उसको डायरेक्ट पाथ लोड यूज़ करें, कन्वेंशनल पाथ लोड यूज़ ना करें। कन्वेंशनल यूज़ करेंगे तो रीडू लॉग फाइल बड़ी स्पीड के साथ ग्रो करेंगी, मीन के बढ़ेंगी बड़ी स्पीड के साथ, लॉग स्विच फायर होगा और डाटा भी है तो टाइम यूज करनी चाहिए, इसके बाद में फिर तो लॉगिंग की जरूरत नहीं। जी। देखिए बेनिफिट एंड ड्रॉबैक्स अपने अपने हैं। अगर डायरेक्ट पाथ लोड यूज़ करते हैं, आपको पता है डेटा सेव होता है, वहाँ पे कमिट या नहीं रोल बैक नहीं होता, या पूरी चीज़ होगी या पूरी चीज़ रोल बैक हो जाएगी। कन्वेंशनल में कमिट फायर होता है। सो मैनी बेनिफिट्स आर देयर, लेकिन उसके लिए ट्यून करें आप अपनी इस प्रोसेस को, लाइक के अगर आर्काइविंग एनेबल है तो वो इमीडिएट उसकी आर्काइविंग कर दे। कहीं ये ऐसा ना हो कि भाई जब वापस टर्न आई है तो उसको लॉग स्विच वेट करना पड़े। लॉग स्विच वेट से आपने बचाना है। इट नेवर माइंड कि कितनी स्पीड के साथ लॉग स्विच आपका फायर होता है, बस ये चीज़ है कि लॉग स्विच वेट ना हो, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू डैट वन आपने इसकी से कहते हैं ट्यूनिंग करनी है। इसमें बड़ी चीज़ें आती हैं। नंबर 1, अगर डेटाबेस बफर कैशे मेरी छोटी होगी, ट्रांजैक्शन का बर्डन ज़्यादा है, ठीक है, लॉग राइटर उतनी स्पीड, क्योंकि आपको पता है डिस्क की स्पीड कम है, मेमोरी की स्पीड ज़्यादा होती है डेफिनेटली। अब प्रोसेस ने लिखते हुए टाइम लेना है, क्योंकि लॉग राइटर ये काम अपने बिहाफ पे नहीं करता, लॉग राइटर ने आयो स्लेव्स टेकअप करने होते हैं, उसके बिहाफ पे काम करेगा। तो डेफिनेटली जब ये काम करेगा इट विल टेक सम टाइम। आपकी ट्रांजैक्शन वेट पे लगाई हुई है। नंबर 2, ये भी हो सकता है कि लॉग से जब फायर होता है तो आपका अगला ग्रुप एक्टिव है, मीन्स के अगेंस्ट चेक पॉइंट फायर नहीं हुआ, और आपको पता है कि आप एक्टिव ग्रुप के ऊपर नहीं लिख सकते। अगर आर्काइविंग एनेबल है और स्टिल अभी तक उसकी आर्काइव लॉग फाइल नहीं बनी तो भी आप नहीं लिख सकते। सो मैनी कॉजेज आर देयर जिसकी वजह से आपका ये प्रोसेस हैंग हो सकता है। एंड इफ इट गॉन टू बी हैंग up to some timeout limit, Oracle immediately gone to be stalled and definitely move finally up to no mount state, ठीक है। सो दैट्स वाई कि इस प्रोसेस को आपको बड़ा कीन स्टडी करना पड़ेगा, और इसकी बीइंग अ DBA यू आर फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वन, कि आपका लॉग स्विच बड़ी स्पीड के साथ फायर हो और उसको लॉग स्विच वेट कम से कम करना पड़े। सर जब भी कोई रिकॉर्ड कमिट करते हैं तो थोड़ी है कि चेक पॉइंट फायर होगा, डर्टी लिस्ट में कोई जगह पड़ी है। हाँ, देयर इज नो नीड, डेफिनेटली देयर इज नो नीड कि चेक पॉइंट लाजमी फायर हो। मैं ये नहीं कहता, कमिट होने के बाद चेक पॉइंट ड्यू होता है बट नॉट मैंडेटरी। रिमेंबर कमिट के बाद चेक पॉइंट ड्यू है, चेक पॉइंट के बाद कमिट ड्यू नहीं है। सो व्हाट, सो अगर कमिट फायर होता है और आपकी ट्रांजैक्शन नए SCN के साथ रीड लॉग फाइल में लिखी जा चुकी है, सो देयर इज नो नीड कि चेक पॉइंट फायर हो। कमिट पर चेक पॉइंट कब फायर होगा, जब डर्टी लिस्ट में जगह नहीं होगी। डेफिनेटली जब वो नहीं होगी, या ऑन डिमांड जब डेटाबेस सर्वर समझेगा, या वैसे भी ड्यू होता है, ठीक है। ड्यू मींस के नॉट मैंडेटरी के इमीडिएटली फायर हो, जब कभी उसको टाइम मिलता है। अगर इनके चेक पॉइंट फायर हो गया तो हमारे पास कंट्रोल फाइल और डाटा फाइल है सर, फिजिकली लॉग फाइल नहीं है, इट मींस वी आर सेफ। देखें लॉग फाइल्स अगर नहीं है आपके पास, आप ये कहना चाहते हैं, तो चेक पॉइंट प्रोसेस कंप्लीट होता ही नहीं है। नहीं, चेक पॉइंट फायर हो गया, चेक पॉइंट फायर होगा वो इनकम्प्लीट चेक पॉइंट फायर नहीं होगा। फायर हो गया, उसके बाद कोई हैपन हुआ। जी हाँ, अगर उसके बाद आपकी रीडू लॉग फाइल कोई लॉस्ट हो जाती है
और उसके अगेंस्ट चेक पॉइंट फायर हो चुका है तो दैट इज बेसिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव ग्रुप ड्रॉप भी हो जाए, रिक्रिएट हो जाता है, नो नेवर माइंड, क्योंकि उसके अगेंस्ट डर्टी बफर्स बन के अप्लाई हो चुकी होती हैं। सो आई हैव टू वन फ्लश इट